अब फ्राइडे सैटरडे संडे है, घर में कोई नहीं है और मैं एक छोटी सी 2 ड्रिंक ले लेता हूँ। हाल फिलहाल में ही दिल्ली में 3,000 करोड़ से ज्यादा की कोकेन पकड़ी गई है। पिता जब अपने बच्चे की कसम खाता है, 5 साल के बच्चे की, और कहता है कि मैं आज के बाद वचन देता हूँ कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, और वो 5 दिन बाद जब शराब पी रहा होता है, हमें कितनी त्रास आती है कि कितना मॉरली बैंकरप्ट आदमी है जो बच्चे की कसम भी, लेकिन वो कितना असहाय होगा। समाज की जो दिशा है वो ऑटोनॉमी की तरफ है। वो ऑटोनॉमी ये कहती है कि एक व्यक्ति अगर अपने आप को तबाह करना चाहता है तो उसे तबाह करने दीजिए। डॉक्टर साहब, लेकिन अगर आप इतने डिनाइल में हो कि आप ये मानने को तैयार ही नहीं हो कि आपको प्रॉब्लम है या मैं इसके साथ भी चला लूंगा, दे आर नॉट विलिंग टू कॉन्कर देयर एडिक्शन, उन लोगों के साथ कैसे डील किया जाए? एडिक्ट सिर्फ इत्तेफाक से या कोइंसिडेंस से एडिक्ट नहीं बनता। आई हैव आल्सो ट्रीटेड डॉक्टर्स हु आर experts in addiction, and when people get into recovery, तो 2 साल 5 साल 10 साल बाद when they look back and they say, my God, this is possibly the best thing that happened to me, and you ask what was the best thing that happened to you, he says the disease of addiction. आज का ये एपिसोड मेरे लिए पर्सनली बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैं इस टॉपिक पर पिछले 1 साल से एपिसोड बनाना चाहती थी। आज हम बात करने वाले हैं एडिक्शन की। एडिक्शन मेरे लिए एक बहुत पर्सनल टॉपिक है क्योंकि मैंने अपने परिवार में एडिक्शन बहुत ज़्यादा देखा है। मेरे फादर खुद अल्कोहल एडिक्ट हैं। मैंने अपने परिवार के और लोगों में, रिलेटिव्स में भी देखा है। और जो एक इंसान एडिक्ट होता है, उसकी जो ज़िंदगी होती है, उसका जो परिवार होता है और किस तरह से उसकी लाइफ में चीज़ें चलती हैं, वो मैंने बहुत क्लोजली महसूस की है। अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात करूं तो जब आप एक छोटे बच्चे होते हो तो आपको समझ में नहीं आता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप डिनाइल में चले जाते हो, आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हो। फिर जब आप टीनेजर हो जाते हो, जब आपको ओपिनियंस बनने लगते हैं, आपकी समझ बनने लगती है, तो आप घृणा की दृष्टि से, हेट्रेड से देखने लगते हो उस इंसान को जो अपनी लाइफ को अपने काबू के हिसाब से नहीं चला रहा है। आप एक एडिक्ट को बहुत हेट से देखते हो। फिर उसके बाद आप थोड़े और बड़े होते हो, आपकी नौकरी लगती है, आप पैसे कमाने लगते हो, तो आपके अंदर थोड़ा कंपैशन आता है कि आप अपने परिवार के उस सदस्य की मदद कर पाएँ, आप उन्हें किसी अच्छी ट्रीटमेंट में ले जा पाएँ। लेकिन जब वो सदस्य आपकी बात नहीं सुनते हैं या वो ट्रीटमेंट लेना ही नहीं चाहते हैं, तो आप बहुत हेल्पलेस हो जाते हो। बहुत वक्त तक आपको गिल्ट होता है। ये सब मेरे पर्सनल अनुभव है कि मैं क्यों नहीं मदद कर पा रही हूँ। अब तो हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, पहले हमारे पास पैसे नहीं थे, अब तो मैं कमा रही हूँ। उसके बाद वो स्टेज आती है कि आप रिज़ाइन हो जाते हो, बट आप रिज़ाइन होते हो विद हेटिंग द पर्सन कि इनको मेरी मदद नहीं चाहिए, इनको अपनी सिचुएशन सही नहीं करनी और इन्होंने हम सबकी ज़िंदगी को ख़राब करने की ठान ली है। और मैं लाइफ के एक बहुत लंबे पीरियड पर उसी स्टेज पे अटकी थी। लेकिन पिछले 5-6 साल पहले मैंने ये अनुभव किया कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, मैंने कुछ ऐसे मेंटोर्स के नीचे ट्रेन किया, मैंने कुछ ऐसी अच्छी किताबें पढ़ी जहाँ से मुझे समझ आया कि रिज़ाइन होने की जगह आप अगर उन लोगों को, जो भी उनकी परिस्थिति है, चाहे वो ना भी ट्रीटमेंट लेना चाहे, आप उनके साथ अगर एक डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हो या वो आपके साथ मेंटेन कर रहे हैं, बट इफ़ यू कैन डू दैट विद लव, अगर आप उस एक्सेप्टेंस की स्टेज पर पहुँच पाएँ तो जर्नी, वो रिलेशनशिप एक तरह से रीडिफाइन हो जाता है। ये तो था मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस और अनुभव जो मुझे बहुत हिम्मत लगी, बहुत साल लगे ये बात एक कैमरा के सामने एक बड़ी ऑडियंस के साथ कह पाने में। मुझे नहीं पता, इंटरनेट पे बहुत तरह के लोग होते हैं, कौन किस तरह से लेगा, कोई मजाक भी बना सकता है, कोई इसे किसी भी तरह से देख सकता है। लेकिन माई आइडिया इज़ टू टेल यू दैट जो पूरा स्पेक्ट्रम है एडिक्शन का और जो पूरी जर्नी है, उसमें बहुत स्टेजेस होते हैं आपके परिवार वालों के लिए भी। तो ये इस एपिसोड को बहुत संवेदनशीलता से देखेगा क्योंकि हमने उसी संवेदनशीलता और प्यार से इस एपिसोड को बनाया है। आज हमने बात की है एडिक्शन की। एडिक्शन होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है। हमने बात की है बायोलॉजिकल रीजंस, साइकोलॉजिकल रीजंस, सोसाइटल रीजंस, सोशल रीजंस क्या होते हैं एडिक्शन के। एडिक्ट्स जो हैं वो अपने ऊपर काबू क्यों नहीं रख पाते हैं, या फिर जब वो रिकवरी में भी जाते हैं तो रिलैप्स क्यों होता है बार बार। रिलैप्स से ये इंसान कैसे बच सकता है, एक प्रॉपर रिकवरी मॉडल कैसे तैयार होगा। एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिएगा। Welcome to the Journey Within podcast with me, Shobha Rana.
मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूँ और साथ ही इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूँ। द जर्नी विद इन पॉडकास्ट का एम है कि आपकी द जर्नी विद इन हो सके, आप अपने इनर वर्ल्ड को, अपने अंतर मन को बेहतर समझ सकें। आप अपनी लाइफ में आज जहाँ पर हैं, आप जो सोचते हैं, जैसे अपनी लाइफ के इवेंट्स को प्रोसेस करते हैं, जो आपके साथ हो रहा है उसके बारे में सोचते हैं, इस सब की गहरी समझ पैदा कर सकें। क्योंकि आज आप जहाँ पर भी हैं अपनी लाइफ में, उसकी गहरी समझ पैदा करने से आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, जो भी अपनी ड्रीम लाइफ आप क्रिएट करना चाहते हैं, वो क्रिएट करने का एक रास्ता तय हो सकता है। तो आई रियली होप दैट यू वॉच ऑल आवर एपिसोड्स टिल द एंड, क्योंकि हर एपिसोड्स में बहुत सारे ऐसे इंसाइट्स हैं, एक्सेस पॉइंट्स हैं, एक्शनेबल चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप अपनी लाइफ को मास्टर कर सकते हैं। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर दीपक रहेजा, जो कि एक सीनियर साइकियाट्रिस्ट हैं। ये जनरल अडल्ट साइकियाट्री और एडिक्शन साइकियाट्री में स्पेशलाइज करते हैं। ये होप केयर इंडिया के डायरेक्टर भी हैं। और आज इस एपिसोड में हम एडिक्शन को डिटेल में आपके लिए डिकोड करेंगे, और सिर्फ इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं, बल्कि क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, क्या टूल्स हो सकते हैं, कैसे एडिक्शन में जो लोग हैं उनकी मदद हो सकती है, वो हम इस एपिसोड के थ्रू आज आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स मीट डॉक्टर दीपक रहेजा ऑन द जर्नी विद इन पॉडकास्ट। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आपसे मिलके डॉक्टर रहेजा बहुत खुशी हो रही है। जैसा कि मैं आपसे पहले भी बता रही थी दैट एडिक्शन, मैं बहुत टाइम से एक ऐसा स्पेशलिस्ट ढूंढ रही थी जिनके साथ मैं एक डिटेल कॉन्वर्सेशन कर पाऊँ, बिकॉज मुझे लगता है ये इतनी बड़ी एक प्रॉब्लम हो गई है आज की डेट में, ग्लोबली एंड ऑल्सो इन इंडिया। अगर मैं डेटा की बात करूँ तो 15 से 18% ऑफ आर यूथ इज़ एडिक्टेड टू समथिंग और द अदर। ये अल्कोहल एडिक्शन हो सकता है, ये स्मोकिंग रिलेटेड एडिक्शन हो सकता है, सब्सटेंस यूज़ हो सकता है, साइकेडेलिक्स का यूज़ हो सकता है, और भी तमाम तरह की एडिक्शन। तो सबसे पहले तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ एडिक्शन। एडिक्शन होता क्या है, क्या क्वालिफाई करता है एज एडिक्शन? देखिए, एडिक्शन के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक, आपकी जो है किसी भी चीज़ के ऊपर आपकी निर्भरता बढ़ते चले जाना, और फिर वो जो क्वांटम है, टॉलरेंस हम बोलते हैं, जब आपको वो मात्रा सेटिस्फाई नहीं करती। क्योंकि एडिक्शन काम कैसे करती है, आपके दिमाग में कोई रिवॉर्ड के पाथवेज एक्टिवेट हो रहे हैं। अब वो रिवॉर्ड के पाथवेज अगर उतनी न्यूरोकेमिकल से स्टिमुलेट हो जाता है और आपको 1 महीने बाद उसकी क्वांटिटी को, स्टिमुलाई को बढ़ाना पड़ता है, समझिए आप एडिक्शन के पाथ पे चल पड़े हैं। सो एसेंशियली ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि आपका जीवन जो है उस चीज़ का इस कदर अधीन होता चला जाता है कि आपकी लाइफ उसके आसपास रिवॉल्व करने लगती है। देयर इज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिसफंक्शन। आप एक तरह का ऑब्सेशन में ग्रसित हो जाते हैं। योर लाइफ सीम्स टोटली कॉट अप। आप एक ऐसे मकड़ी के जाले में फंस गए। देखिए, एडिक्शन का सबसे बड़ा उदाहरण लेते हैं कि आज से 20 साल पहले एडिक्ट जब 2 ड्रिंक्स लेता था, हफ्ते में 1-2 बार लेता था, हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं, और उसका जीवन बहुत सुंदर चलता था, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता था। एंड ओवर द ईयर्स, एज द प्रोसेस ऑफ एडिक्शन अनफोल्ड्स, वो एक इत्तेफाक नहीं है। इट इज़ नॉट एन एक्सीडेंट दैट अ सर्टन person became an addict. There are multitude of factors, और आज हम समझते हैं कि एडिक्शन जो है वो एक बायोसाइकोसोशल डिसऑर्डर है। उसमें बायोलॉजी भी इन्वॉल्व है, साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व है, और एक सोशल मिलियू जो उस चीज़ को बढ़ावा देता चला जाता है। सो एसेंशियली एडिक्शन एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो आपके दिमाग में एक ऐसा रासायनिक फेर बदलाव करती है दैट यू आर कॉट इन दैट वेब। फिर आपकी जो स्थिति है वो बहुत डिप्लोरेबल और बहुत सहानुभूति के पात्र आप बन जाते हैं, आप एम्पैथी के पात्र बन जाते हैं, बिकॉज एडिक्शन को अक्सर हम एक मॉरल लेंस से देखते हैं। हम ऐसे देखते हैं कि ये व्यक्ति कमज़ोर है, और हम नहीं, वो व्यक्ति भी अपने आप को उसी कमज़ोरी के आईने से देखता है। डॉक्टर साहब, सहानुभूति के पात्र तो बन जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत हेट्रेड के पात्र भी बन जाते हैं। बहुत नफरत भी आपको अपने परिवार वालों से, अपने आस पड़ोस के माहौल से झेलनी पड़ती है। लोगों की जॉब्स चली जाती हैं, पूरी लाइफ मतलब अपसाइड डाउन हो जाती है। तो एडिक्शन को अगर मैं एक सोशल फ्रेम से देखूं, जैसा हम लोग समझते हैं, तो वो एक पर्सनल फेलियर की तरह दिखता है कि इंसान पूरी तरह से फेल हो चुका है।
इज इट ओनली दैट, या फिर ये एक कोई केमिकल कंडीशन आपके ब्रेन से रिलेटेड है? इसकी न्यूरोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री क्या है? देखिए अगर हम 3 बेसिक श्रेणी देखें, एक यूज़, एक अब्यूज़ और फिर एक डिपेंडेंस, तो जैसे आपकी उस पर निर्भरता, उस पे डिपेंडेंस बढ़ती चली जाती है, आप यूज़ से अब्यूज़ की कैटेगरी में आते हैं और अब्यूज़ से डिपेंडेंस की कैटेगरी में आते हैं। अब अल्कोहल एक लीगल ड्रग है, उसका कारण ये है क्योंकि हमने कई सैकड़ों सालों के रिसर्च और यूज से ये जाना that a majority of the population will be able to contain it and will have a moderate use over a period of time. अब इंसान की किसी चीज के प्रति जो लालसा है, जो कि आपको प्लेजर ऐसा दे जो ऑन डिमांड हो, एक एडिक्शन, एक सब्सटेंस क्या है? आई वॉन्ट what I want on my terms when I want it. A need for instant gratification. आप जो लोग शराब का सेवन कर चुके हैं, they will realize that one drink is constant factor for everyone. That one vodka or one whiskey with ice and lime and that glorification gives you the buzz the way you want it. तो वो अब मैंने रसगुल्ला खाया और आपने रसगुल्ला खाया। अब रसगुल्ला अगर हम ये माने कि जो प्लेजर कोशेंट है वो 10 में से 7 के ऊपर आपने मान लिया कि प्लेजर कोशेंट शुरू हो गया, वो जो मुझे प्लेजर मिला वो तकरीबन 7 का मिला, तो मैंने उसको कंटेन कर लिया कि बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने फाइन प्रिंट देखा कि अगर मुझे समोसे बहुत अच्छे लगते हैं, रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं एक साथ 10 नहीं खा लूँगा क्योंकि उसका जो खामियाजा है वो मुझे मालूम है। अब अगर मेरे दिमाग में वो समोसा या रसगुल्ला खाने के बाद ऐसी घंटी बजी कि मेरा दिमाग की सुई उस पर अटक गई, और जब अटक गई तो आप तो उठ के चले गए। अब आपने वो मुझे समोसा खिलाया, मेरा दिमाग अब यही सोच रहा है कि मैं अब कब खाऊंगा, इसके बाद कब खाऊंगा, और एक नहीं खाऊंगा, 2 खाऊंगा, कैसे खाऊंगा, किस दुकान से खाऊंगा। तो एक एडिक्ट की ज़िंदगी यही बन जाती है, वो आपके साथ पीता है और चले जाता है। आप उसके बाद जो एक आपने ड्रिंक, बिकॉज अल्कोहल इज लीगल सब्सटेंस विच इज़ वाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट इन दैट परस्पेक्टिव, तो आप उठ के चले जाएंगे और शायद आप उसके बाद शराब के सेवन की बात करेंगे 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, व्हेन द एनवायरनमेंट इज कंड्यूसिव, यू आर आउट फॉर अ डिनर, यू वांट टू हैव अ ड्रिंक, या आप एक ग्लास वाइन पीना चाहते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर डायथिसिस है एडिक्शन का, अक्सर मैं उदाहरण ये देता हूँ कि आप सेब के पौधे को दिल्ली में लगा लीजिए, जितना मर्जी खाद दीजिए, जितना मर्जी उसको पानी दीजिए, एनवायरनमेंट दीजिए, वो बीज, वो जड़ नहीं पकड़ेगा। लेकिन उसको आप कश्मीर ले जाइए या हिमाचल ले जाइए, वो फट से स्प्राउट होगा और जड़ पकड़ लेगा। तो ये जो डायथिसिस है ना, देखिए बहुत ज़रूरी है समझना कि एक एडिक्ट सिर्फ इत्तेफाक से या कोइंसिडेंस से एडिक्ट नहीं बनता, ये एक बीमारी का स्वरूप है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ये बीमारी जो है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्पैन आउट करती है, और उसमें एक एडिक्ट को जब शुरू में एंजाइम इंडक्शन लिवर में शुरू होता है, फिर फैटी चेंजेस होते हैं, फिर कई तरह के फैटी चेंजेस होते हैं, फिर सिरोसिस होता है और वो मृत्यु के करीब पहुंचता है। इसमें कई बार कई हफ्ते नहीं, महीने नहीं, कई बार सालों का टाइम मिल जाता है। और ये एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है जो कि एक ब्यूरोक्रेट हो सकता है, एक नेता हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है। आई हैव ऑल्सो ट्रीटेड डॉक्टर्स, एंड इंसिडेंटली यू विल बी सरप्राइज्ड, आई हैव ऑल्सो ट्रीटेड डॉक्टर्स हु आर एक्सपर्ट्स इन एडिक्शन। तो मैं अगर डायबिटीज़ का इलाज कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे इम्यूनिटी मिल गई कि मुझे डायबिटीज़ नहीं हो सकती। लेकिन अगर मुझे डायबिटीज़ होगी तो मुझे कायदे से किसी और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और जाना चाहिए, बिकॉज ट्रीटमेंट में और लाइफ में, और खासकर एडिक्शन की ट्रीटमेंट हम बोलते हैं कि डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड फिलोसोफर्स, दे मेक द वर्स्ट पेशेंट्स। क्यों? क्योंकि सवाल, बुद्धिजीवी, मैं जानता हूं, मैं तर्क वितर्क करूंगा। तो सर्जन जब ऑपरेट कर रहा होता है ना, और एक बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है, तो वो प्रेशर में कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन जरूर हो जाती है। एक कॉमनर आएगा, उसके सैकड़ों ऑपरेशन अपेंडिक्स के हो जाएंगे, वो चला जाएगा। लेकिन जैसे वीआईपी सिंड्रोम बोलते हैं कि जब वो वीवीआईपी होगा, वो इतना कॉन्शियस हो जाएगा अनकॉन्शियसली एट हिज सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल कि कहीं वो एक कॉम्प्लिकेशन हो ही जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको उस लेंस से हमें
समाज को देखना होगा कि एक बीमारी है। अब होता क्या है कि उस लेंस से अनफॉर्चुनेटली एक व्यक्ति उसको मरते दम तक नहीं देख पाता और वो व्यक्ति स्वयं एडिक्ट होता है। देखिए, एक बहुत आसान एग्जांपल देता हूँ। जिस बच्चे की बचपन में पिटाई होती है, चाइल्ड अब्यूज़, बड़ा बन के उसको इस बात का आभास है कि जब मैं छोटा था और मेरी पिटाई होती थी तो कितना दर्द होता था, कितनी त्रास होती थी। तो ज़ाहिर-सी बात है वो ज़िंदगी में कभी अब्यूज़ नहीं करेगा और रिसर्च ये बताती है कि अगर इसको प्रोसेस ना किया जाए तो आगे चल के यही लोग फिर अब्यूज़र बन जाते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे 2 थ्रेड्स के बारे में बात करना चाहूँगी। एक तो प्लेज़र और पेन का थ्रेड, और दूसरी बात है जो आपने कहा कि चाइल्डहुड में आपके कैसे इवेंट्स रहे हैं या आपकी लाइफ़ की ट्रैजेक्टरी कैसी रही है, घर में कैसा माहौल है, उससे भी आपका एडिक्शन एक तरह से सिम्पटम की तरह लगता है कि एक डीपर इश्यू कुछ और है, एडिक्शन एक सिम्पटम की तरह उसको कवर अप करने की तरह दिख रहा है। सबसे पहले पेन वर्सेस प्लेज़र। बहुत सारे जो लोग एडिक्ट्स होते हैं, या हम अल्कोहलिज्म की बात करें या किसी भी और तरह के नशे की बात करें, सब्सटेंस अब्यूज़ की बात करें, दे स्टार्ट बिकॉज़ उनको उस कंजम्पशन से कुछ प्लेजर महसूस होता है, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि कब वो इंस्टेड ऑफ गिविंग द प्लेजर पेन को कर्ब करने का सब्सटेंस बन गया है। कि मेरी लाइफ में अगर कोई गलत सिचुएशन मेरे साथ है, गलत हादसे हो रहे हैं या कुछ इस तरह की चीज़ हो रही है, तो पेन के लिए अब मैं एडिक्ट होना शुरू कर जाता हूँ। बहुत सारे जो यंग अडल्ट शुरू करते हैं, शुरू-शुरू में बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, पार्टीज़, नंबर ज़्यादा आ गए, नौकरी लग गई, ये सब कॉमन रीज़न्स हैं अल्कोहल की तरफ जाने के या किसी भी सब्सटेंस अब्यूज़। आजकल तो बहुत तरह के सब्सटेंसेस बहुत कॉमन हो गए हैं, एंड इनफैक्ट अभी हाल फिलहाल में ही दिल्ली में 3,000 करोड़ से ज़्यादा की कोकेन पकड़ी गई है, जो स्पेशली लाई गई थी क्योंकि अब त्योहार आने वाले हैं, दिवाली, दशहरा, सब ऑन द कस्प हैं, तो इसलिए वो 3,000 करोड़ रुपए की कोकेन, मतलब इट्स नॉट अबाउट जस्ट अल्कोहल, इट्स नॉट अबाउट जस्ट वीड, इट्स नॉट अबाउट जस्ट दीज थिंग्स जो कॉमनली हर्ड ऑफ हैं, बट कोकेन जैसी चीज़ भी अब कॉमन होने लगी है. It is so depressing to know that, but that's the reality we are living in, right? So what I was asking is कि जो pleasure versus pain कि आप शुरू तो करते हो pleasure की वजह से क्योंकि आप celebrate करना चाहते हो, and I'm asking this question ताकि जो young adults हैं, जो under the age of 30 हैं, जो अपनी शादी, अपना पहली नौकरी, ये सब चीज़ें celebrate करने के लिए alcohol की तरफ जाते हैं, दूसरे substances की तरफ जाते हैं. You start it for pleasure, but soon it becomes a substance on which your dependency is there to kind of get rid of your pain. How does the brain understand all this? What happens in an addict's brain? So what really happens is कि जो हमारी, अगर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करें, नारकोटिक्स को और अल्कोहल रिलेटेड ड्रग्स को, और बीच में कहीं हम आपके मारिजुआना और कैनबिस रिलेटेड प्रोडक्ट्स को ले आएं, तो और सबसे एंट्री स्पेक्ट्रम पे हम टबैको को ले आएं, तो ये टबैको को अगर हम गेटवे ड्रग मान लेते हैं, unfortunately, the society we live in, we are trying to deal with, or we are trying to succumb to what is called as one of the important adage in an advertisement, ये दिल मांगे मोर. तो हमें सबको प्लेजर चाहिए और बहुत सारा चाहिए. तो ये जो हाईली एडिक्टिव सब्सटेंसेस हैं, नारकोटिक्स की कैटेगरी में आते हैं, एनडीपीएस एक्ट में कवर होते हैं, इनको उस श्रेणी में इस वजह से रखा गया बिकॉज द एबिलिटी फॉर देम टू प्रोड्यूस अ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस इज़ वेरी वेरी हाई. तो हर वो व्यक्ति जो ये कहता था कॉलेज में कि यार एक एक बार तो हर चीज़ जीवन में ट्राई करनी चाहिए, इज़ पॉसिबली sorry, I will not use a hard word, is the suffering addict that you see today, because वो बहुत डिप्लोरेबल सी एक स्थिति बन जाती है जो कि एक पीरियड से निकल के आती है. Now, if you are giving yourself the permission to drink alcohol, I will not equate that with the same dynamics when you give yourself permission to have cocaine, or when you have same permission to give yourself to have an opiate, a more serious drug like injectables, heroin, brown sugar, psychedelics, तो हमने कहीं जो हमारे नॉर्मल के स्टैंडर्ड्स हैं ना, वो अनफॉर्चुनेटली जो आपने 3,000 करोड़ का हॉल बताया, ये ड्रग अगर दिल्ली जैसे शहर में पकड़ी गई और त्योहारों से पहले पकड़ी गई तो जाहिर सी बात है ये यहीं फ्लोट होनी थी. तो जो मैंने आपको उदाहरण दिया था कि दैट नंबर ऑफ पीपल हु विल पॉसिबली गिव देमसेल्व्स द परमिशन
to use that substance, और उसमें से जब आंकड़ों में 10 से 12 से 15% निकलेंगे तो नंबर बढ़ता चला जाएगा, वो बढ़ता चला जा रहा है। और ये शायद जो आंकड़ा है for extremely habit forming drugs, it will not stay at 10 to 15%, it will overshoot very very sharply and very very quickly. लेकिन क्या हर वो व्यक्ति जिसकी विसिनिटी में एक ड्रग हो रही है अपने आप को ड्रग करने की इजाज़त दे देगा? द आंसर इज नो. So it's not such a bad world we are living in. It is not such a degenerating world that we are living in. अगर आपके अंदर वो जो मैंने कहा सेब का पौधा हिमाचल में जड़ पकड़ेगा, तो अगर आपके अंदर वो वल्नरेबिलिटी फैक्टर्स हैं, और ये वल्नरेबिलिटी फैक्टर्स मैनी फोल्ड हैं, तो अगर आप ओवर अ पीरियड अगर एक व्यक्ति कोकेन ले रहा है, अल्कोहल ले रहा है, कोई और ड्रग ले रहा है, और आप एक ब्रेन की पिक्चर को देखोगे रेडियो इमेजिंग में, एफएमआरआई में, या पेट या स्पेक्ट स्कैन करके, और एक व्यक्ति जो नॉन एडिक्टेड ब्रेन है, आपको नजर आएगा दैट दे आर एरियाज व्हिच आर बिकमिंग हाइपर मेटाबॉलिक एंड हाइपोमेटाबॉलिक. यू विल सी दैट दे आर एरियाज जो कि डिफरेंशियली डिफरेंट न्यूरोकेमिकल्स को अब एक्टिवेट कर रहे हैं या हाइपो एक्टिवेट कर रहे हैं. यू विल फाइंड दैट द यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन वेरियस एरियाज बिगिंस टू चेंज, एंड इन long drawn period over a time you start seeing not just functional changes but आपको कहीं ना कहीं थोड़े से subtle से structural changes भी नजर आने लगते हैं. तो आप आग से खेलेंगे, जाहिर सी बात है हाथ जलेगा. ये क्वेश्चन मार्क नहीं है कि हाथ जल सकता है, हाथ जलेगा. तो आई थिंक माई स्ट्रॉन्ग अपील देयर इज कि डू नॉट एक्सपोज योर सेल्फ टू दिस टेम्पटेशन, बिकॉज कब वो प्लेजर जो है पेन को एक्सटिंग्विश करने का रास्ता बन जाएगा, और कब फिर आपकी ना सिर्फ इंसाइट उड़ेगी, आप डिनायल में आ जाएंगे, आपको इस बात का आभास खत्म हो जाएगा कि आप एक एडिक्शन से जूझ रहे हैं. बिकॉज एन एडिक्ट थ्रू आउट द जर्नी कंटिन्यूज टू बिलीव दैट ही इज इन कंट्रोल. मैं कुछ खास दिनों में छोड़ देता हूँ, मैं चलिया रख लेता हूँ, मैं नवरात्रों में नहीं पीता, मैं रोज़ा में नहीं पीता, मैंने 5 साल पहले छोड़ी थी तब कोई हेल्प नहीं ली थी. व्हाट वी डोंट रियलाइज दैट ओवर दिस पीरियड द बॉडी हैज़ गॉन थ्रू चेंजेस, द ब्रेन हैज़ गॉन थ्रू चेंजेस, and the dependence of the brain has gone on to increase over that period. और अब ब्रेन के अंदर वो रासायनिक फेर बदलाव हो चुके हैं कि वो उस नशे के बिना रह नहीं सकता. So that continues to then start affecting my entire life. मेरा जीवन, मेरे परिवार का जीवन. और फिर खास कुछ अगर हम और गहराई में जाएं तो ग्लूटामेट, गाबा, डोपामीन, ये कुछ न्यूरोकेमिकल्स हैं जो बहुत स्ट्रांगली इंटरप्ले करते हैं. और जब इनके अंदर गड़बड़ाहट शुरू होती है तो मैं शायद शांत रह के भी शराब पी के या नशा करके अपने आप को बर्बाद करता, तो परिवार इतने दर्द से गुजर चुका होता है शायद वो आंख बंद कर लेता. लेकिन मैं अपने जीवन में और अपने आसपास जो लोग हैं उनके जीवन में इतना दर्द डालता हूँ कि उनके पास चारा नहीं रहता, वो भागते हैं, देखते हैं कि इसकी कैसे मदद करें. There is love, but beyond a point, that love also begins to dissipate because वो इतना दर्द अगर आप उसमें देते चले जा रहे हैं, तो जो हमने कहा एम्पैथी का भाव, वेयर नोज वेयर एंड हाउ द शू पिंचेस, तो जिस परिवार पे गुजर रही होती है शायद हमारे लिए कहना आसान होता है, लेकिन जिस परिवार में गुजर रही होती है वो उसको एक नकारात्मक दृष्टि से देखता है, वो उसको बिल्कुल एक नेगेटिव भाव से देखता है, और कहीं एक मॉरल एंगल ले आता है. ये शराबी है, ये नशेड़ी है, ये नशा नहीं छोड़ सकता. तो डिजीज एंगल तो खत्म हो गया. डॉक्टर साहब, मेरे लिए एपिसोड बहुत पर्सनल भी है क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ मैंने अपने फादर को एक अल्कोहलिक के रूप में बचपन से देखा है. तो जैसा कि आप बता रहे हो, लव से लेकर उस चीज़ को बिल्कुल नकारात्मक तरीके से ले लेने तक की जो जर्नी होती है, आप बहुत यंग होते हो, आप टीनेज में हो, आप कॉलेज आते हो, आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, सिंपैथी होती है, लव होता है कि ये कैसे भी ठीक हो जाएं, चलो अब मैं कमाने लगी हूँ तो मैं पैसों से मदद कर दूँ, हम किसी अच्छी फैसिलिटी में जाएँ, कुछ करें.
लेकिन अगर जो एडिक्ट है वो इंसान अगर अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव नहीं करना चाहता, उसको उसी चीज़ में वैसे ही रहना है, तो एक लेवल के बाद, कुछ सालों के बाद वो लव जैसा आपने कहा कम होने लग जाता है और वो एक उस चीज़ के लिए एक इग्नोरेंस आ जाती है। एक लेवल पर मतलब देयर इज़ अ ट्रांजिशन फ्रॉम लव यू गो टू ऑल्सो हेटिंग इट एंड ऑल्सो हेटिंग द पर्सन, नॉट जस्ट द एडिक्शन। एंड वहाँ से फिर आप मेरी लाइफ में फिर मैंने फॉरगिवनेस सीखा, एक्सेप्टेंस सीखा। उसके बाद जाकर आप उस स्टेज पे आते हो कि आप अब उससे बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में फ़र्क नहीं आ रहा है। क्योंकि जब मैं बहुत यंग थी मुझे बहुत गिल्ट होता था एज़ अ फैमिली मेंबर कि व्हाई एम आई नॉट एबल टू हेल्प, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ मदद और वो मदद क्यों नहीं ले रहे हैं। क्योंकि हम जब इस तरह की बात करते हैं, इस तरह के डिस्कशंस को सुनते हैं तो लगता है कि बहुत ट्रीटेबल चीज़ है, इलाज संभव है और हेल्प अवेलेबल है, एक्सेसिबल भी है, अफोर्डेबल भी है। लेकिन फिर भी अगर एक पेशेंट अपने आप को, एक एडिक्ट अपने आप को ठीक करने की चाह नहीं रख रहा है तो कैसे इसको करें? फिर मोरालिटी का एंगल भी आ जाता है, राइट? सो डॉक्टर साहब, हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, आपने एग्जाम्पल दिया था रसगुल्ले का कि 1 से लेके 10 तक के स्केल पे अगर आप एक रसगुल्ला खाते हो, आप 7 पे प्लेजर आपका हिट होता है, तो आपको 7 एक रसगुल्ले से फील हो जाता है। अब मेरा सवाल ये है कि जो प्लेजर हिट हो रहा है, जो डोपामाइन सिक्रीशन हो रहा है आपका, अ, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं रोज़ अगर एक-एक रसगुल्ला खाना शुरू कर दूँ, तो अब वो मुझे 7 पे ना ले जाकर 5 पे ले आए? उसकी फीलिंग उस लेवल तक ना जा पाए। क्या मेरी बेस लाइन ऑफ हिटिंग दैट डोपामाइन और हैविंग दैट प्लेजर सेंटर एक्टिवेटेड, क्या वो भी कम हो सकती है अगर मैं उसको रोज करती रहूं तो? Which is exactly what happens in addiction. ये जो withdrawals और tolerance है, यही phenomena है कि the same amount of the substance will fail to give you the pleasure that you were attaining earlier. तो वो जो अगर आपका दिमाग वो प्लेजर केमिकल आपको डोपामीन हिट दे रहा था, अब वो आपको उतनी अमाउंट में नहीं दे पाएगा। सो जाहिर सी बात है आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी। जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो भाई फ्री लंच तो कोई भी नहीं है ना, वो फाइन प्रिंट तो है उसके अंदर। और वो फाइन प्रिंट ये है कि इट हैज़ अ बेयरिंग ऑन ऑल योर बॉडी ऑर्गन्स। तो अगर मेरे घर में कोई आता है और मैं आग्रह करके उसको चाय पिला सकता हूँ, कॉफ़ी पिला सकता हूँ, तो घर में कोई आए तो उसे शराब क्यों नहीं पिला सकता? Is it because it's expensive? No. It is labeled in a particular category and seen with a particular lens for a reason. ये जो साइकोएक्टिव कंपोनेंट है ना, वो शायद चाय का भी है, कॉफ़ी का भी है बहुत, लेकिन छोटी मात्रा में है। इसका जो दिमाग को ऑल्टर करने का जो पोटेंशियल है इन सारी ड्रग्स का ऑन अ ग्रेडेड हायरार्की, वो ज़्यादा है। तो जब धीरे धीरे एडिक्ट वो करने लगता है और उसकी टॉलरेंस बढ़ती जाती है, उसके जीवन का डिसफंक्शन बढ़ता जाता है, तो लोगों की एम्पैथी, परिवार की एम्पैथी ख़त्म होने लगती है। अब किसी को मेरे घर में अगर कैंसर हो और मैं उसकी कीमोथेरेपी कराऊं, और अगर कैंसर रेकर कर जाए तो मैं उसे जज थोड़ी करता हूँ कि तुम्हारा कैंसर दोबारा क्यों आ गया, मैं कीमोथेरेपी नहीं कराऊंगा। या मैं ये नहीं कहता कि अरे इलाज इतना महंगा है, आपको पता है कीमोथेरेपी की साइकिल क्या है। आई गो टू एनी एक्सटेंट to mobilize resources to get that treatment done. I go before time, queue up with the doctor. I have a lot of love and affection for the person who's going through it. तो addiction भी तो यही है, अगर relapse भी हो रहा है तो वो relapse भी तो उस recovery का हिस्सा है। उसमें अगर unfortunately a lot of people believe and to some extent right कि जब आपको recovery मिल गई और आपको रिकवरी के डायनामिक समझ में आ गए, तो अब आपको मालूम है कि एक या आप पिएंगे या आप नहीं पिएंगे, आप नशा करेंगे या आप नशा नहीं करेंगे। उसका अर्थ ये है कि एक एडिक्ट जब लेना शुरू करेगा, और ये बहुत लोगों की लड़ाई होती है, इवन आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ रिकवरी, व्हेन दे हैव अ स्लिप, दे टेंड टू बिलीव कि शायद मेरे परिवार ने ओवर रिएक्ट किया, शायद मेरे डॉक्टर ने ओवर रिएक्ट किया, शायद मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी। अब फ्राइडे सैटरडे संडे है, घर में कोई नहीं है और मैं एक छोटी सी 2 ड्रिंक ले लेता हूँ। कोई भी व्यक्ति जब पीता है तो वो ये नहीं पीता कि मैं पी के नाली में गिरूं, वो इसलिए नहीं पीता कि मैं पी के एडिक्ट बनूं। और कोई भी व्यक्ति, मुझे नहीं पता आप कोई और, ये कैमरा के भाई साहब कोई और शराब पीते हैं कि इट्स नॉट अ मॉरल इशू, इट्स नॉट माय स्पेस टू आस्क और टू गिव ज्ञान टू एनीवन। आई मे हैव माय ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट अल्कोहल इज एंड व्हाट इट डज, सीइंग आल्सो the damages and the deplorable state that it makes people go through, लेकिन that's not my space.
एक एडिक्टेड व्यक्ति जब वापस उसका सेवन करता है तो उसके दिमाग में यही भाव होता है कि मैं अब इसको रेगुलेट कर लूंगा, क्योंकि वो चाह जो है ना, अनफॉर्चुनेटोली ये जो क्रेविंग का प्रोसेस है ये भी एक एडिक्ट के शरीर में डिफरेंटली होता है। और इसका जो सोल्यूशन है ना, वो कोई दवा नहीं है। दवा अपना काम करती है, क्रेविंग कम करती है, आपकी आपकी शारीरिक डिटॉक्स कर देती है टू बिगिन विद, बट व्हाट द माइंड डज नॉट नो the eyes shall not see. So that knowledge of what the disease is about, and which is why बहुत सफल आंकड़े एक ऐसी संस्था के भी आते हैं जो कि एक फेलोशिप है, जिसका नाम आपने सुना हो, अल्कोहलिक अनोनिमस या नारकोटिक अनोनिमस कहते हैं। और मेरे पास कोई भी मरीज आता है, इनवेरिएबली मैं उनको रिकमेंडेशन देता हूँ कि आप अल्कोहलिक अनोनिमस में भी जाइए, नारकोटिक, अगर आप दूसरी ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं तो नारकोटिक अनोनिमस में जाइए, अगर परिवार हैं तो आप एल अनॉन मीटिंग में भी जाइए, ऑल्सो अनोनिमस मीटिंग में भी जाइए, जहाँ पे जो एक फेलोशिप है ऐसे लोगों की जो कि उस एडिक्शन से रिकवर किए हैं। सो व्हाट यू विल फाइंड समबडी हु सिटिंग देयर जो कि 10 साल से रिकवरी में है, और वो जब शेयर करना शुरू करता है तो वो ये कहता है कि मेरा नाम सो एंड सो है और मैं एक एडिक्ट हूँ। तो आप जिज्ञासा से पूछते हैं कि अरे भाई, तुम्हें तो 10 साल हो गए, 15 साल हो गए पियो में, आज क्यों तुम कह रहे हो कि मैं एडिक्ट हूँ? वो कहता है नहीं, आज भी मैं उस शराब के प्याले से उतना ही दूर हूँ जितना 10 साल पहले था। बिकॉज व्हेन आई ड्रिंक इट, वो एक मेरे दिमाग में, मेरे शरीर में एक ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू करती है, और हम काफ़ी नज़दीक हैं उन बायोमार्कर्स को बहुत बहुत स्पष्ट रूप से समझने में और जानने में, उन रिसेप्टर्स को बहुत स्पष्ट रूप से समझने में, जो कि एक एडिक्ट को नॉन एडिक्ट से डिफ्रेंशिएट करता है। तो अगर एक एडिक्ट, आप बहुत मीठा खा लीजिए, आप डायबिटिक बन जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। डायबिटीज मीन्स दैट यू हैव अ इंसुलिन एक्सप्रेशन विच इज डिफरेंट फ्रॉम अ पर्सन हु डज नॉट हैव डायबिटीज। तो भाई, अगर मुझे समझाया जाए कि आपका शरीर जो है वो इंसुलिन बना रहा है, मेरा शरीर नहीं बना रहा, कम बना रहा है, उसकी रिसेप्टिविटी डिफरेंट है, सेंसिटिविटी डिफरेंट है, तो मेरे लिए वो जो मीठे से जो जंग है वो बहुत आसान हो जाएगी। बिकॉज व्हेन आई कम टू योर हाउस एंड यू हैव लाइक प्रिपेयर्ड अ ग्रेट पुडिंग, और मैं आपको कहूँ डायबिटीज है, तो आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा ले लीजिए। तो क्या आप मेरे दुश्मन हैं? क्या आप मुझे चाहते हैं कि मेरे को एब्सेस हो और मेरी, बट यू डू नॉट नो हाउ माई बॉडी प्रोसेसेस दैट शुगर। सो सिमिलरली इफ यू ड्रॉ दैट एनालॉजी, मेरे घर पे कोई आया और उसने कहा कि नहीं मैं नहीं पीऊंगा, और वो कतरा रहा है ये बात बोलने में कि मुझे अल्कोहलिज्म है, बिकॉज अल्कोहलिज्म को एक कमजोरी के रूप में देखा जाता है, विच इज व्हाई आई सेड कि विल पावर जो है ना, वो एक इम्पीडिमेंट है रिकवरी में। आपको क्या चाहिए? विलिंगनेस टू गेट हेल्प। अगर आपके अंदर वो विलिंगनेस है तो हम आपका हाथ पकड़ के आपको ले जाएंगे, बट अगर विल पावर है तो आप इलाज के बाद भी उस जंग को प्राइवेटली जारी रखोगे, दैट मे बी पीपल ओवर रिएक्टेड एंड मे बी आई कैन कंट्रोल दैट ड्रिंक। सो द ऑब्सेशन इज ट्राइंग टू कंट्रोल द पावरलेस, समथिंग दैट यू आर। तो अल्कोहलिक एनोनिमस का पहला स्टेप कहता है, आई acknowledge and accept that I am powerless over my substance and because of which my life has become unmanageable. तो कहते हैं क्या सिखा रहे हैं आप? हमें तो बचपन से आज तक यही सिखाया गया कि आप empowered रहिए, आप powerless मत रहिए। तो कहता है कि जब तक मेरी जंग ये रहेगी कि मैं, बारिश मुझे गीला नहीं कर सकती, तब तक मैं छाते की तरफ नहीं भागूंगा। जब मैंने एहसास कर लिया कि बारिश कब होगी ये मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तो मैं रेनकोट या छाता अपने पास रखूंगा। सिमिलरली अगर मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं पावरलेस हूं, तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हो गई टू एम्पावर माई सेल्फ। सो एडिक्शन रिकवरी इज एम्पावरिंग योर सेल्फ विद दैट नॉलेज। बिकॉज जिस व्यक्ति को स्विमिंग नहीं आती, आप उससे पूछिए, वो जंग लड़ रहा है, कई साल तक स्विमिंग नहीं कर रहा, और वो बड़ा अचंभित होता है कि लोग कैसे पानी में कूद जाते हैं, और जब सीख जाता है कहता है अरे यार ये इतना आसान था, ये मुझे आज तक नहीं आया। तो लोग, जब लोग रिकवरी में आ जाते हैं, वो अक्सर अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि अरे ये तो बहुत ना सिर्फ आसान था बल्कि बहुत सुंदर भी था। बिकॉज आई कैन नॉट ड्रिंक और ड्रग is painful because somebody is taking charge and taking control and trying to do what you should not do, but cannot को divide कर दीजिए 2 लफ्ज में। अब कहते हैं I can
not drink. There are two words. So I'm empowering myself to say I'm making that choice not to drink. तो जब मैं नहीं पीता या ड्रग नहीं करता तो मेरी जिंदगी का जो शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, ये जब मुझे नज़र आने लगते हैं, जब ज़िंदगी खूबसूरत, और ये बहुत ज़रूरी है रिकवरी में, काउंसलिंग में, थेरेपी में, उन चीज़ों को क्वांटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप जितना लाइफ में चीज़ों को अरे एक्सरसाइज करिए आप बहुत हेल्दी हो जाएंगे, नहीं होगा। जब आप उसको माइक्रो ट्वीज करेंगे, जब उन फ़ायदों को छोटा छोटा करके लिखेंगे, जब उनको होता हुआ देखेंगे, तो अपने आप उस तरफ दौड़ने लगेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी हाउ यू, एंड व्हेन पीपल गेट इनटू रिकवरी, तो 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद, when they look back and they say, my God, this is possibly the best thing that happened to me. And you ask, what was the best thing that happened to you? He says, the disease of addiction. Because उससे रिकवर करने के लिए जो मैंने ब्लूप्रिंट सीखा, डायबिटीज से रिकवर करने के लिए सिर्फ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट काफ़ी नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एडिक्शन की रिकवरी में भी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट अलोन काफ़ी नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब आप उस लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को सीखते हो, एंड वन ऑफ द की एरिया इन दैट इज टू गो विद इन, to introspect, to look at the personality variables जो मुझे प्रीडिस्पोज करते हैं उस नशे के लिए, जिनको अल्कोहलिक अनोनिमस की भाषा में कैरेक्टर डिफेक्ट्स कहते हैं। पेनफुल है, कैरेक्टर डिफेक्ट्स बहुत क्रूड शब्द है, लेकिन पर्सनालिटी वेरिएबल्स, तो मेरी कहीं इमोशनैलिटी इतनी एम्पलीफाइड है कि उस इमोशनैलिटी को कॉश करने के लिए, उसे शांत करने के लिए मुझे वो नशा करना पड़ता है। फिर कहीं बायोलॉजी, कहीं देखिए बायोलॉजी भी, जो इमोशंस हैं वो तो सारी बायोलॉजी से ही रही हैं। जब तक मेरे अंदर एक रासायनिक फेरबदलाव नहीं होगा, मुझे इमोशन महसूस नहीं होगी। जब इमोशन महसूस होगी, फिर रासायनिक फेरबदलाव होगा। तो ये बहुत, ह्यूमन बॉडी एंड ब्रेन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कंप्यूटर। ये कुदरत की ऐसी रचना है जिसका आज तक ना तोड़ मिला है, और आज से शायद 500 साल बाद भी पूरी तरह मिलेगा नहीं। एक बहुत अजूबी बट अगर औसत इंसान का जीवन आज से 100 साल पहले 50-55 वर्ष था, तो आज वो बढ़ के 65-70 वर्ष हो रहा है। द जीरियाट्रिक पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। पर आप देखिए कि हमारा स्ट्रेस भी बढ़ा है, हमारा खाना भी बुरा हुआ है, अडल्ट्रेशंस भी बढ़ी हैं, पोल्यूशन भी बढ़ा है। फिर औसत लाइफ स्पैन बढ़ क्यों रहा है? मॉडर्न मेडिकल साइंस। सो वी आर थैंकफुल टू द मॉडर्न मेडिकल साइंस for all the things that are happening, which bring us closer to understanding this enigma, this machine called human body, कि ये कैसे काम करती है। और शायद ये जो हम बात कर रहे हैं, ये भी उसको समझने का एक प्रोसेस है कि कैसे हम उसकी बारीकियों को समझें, ताकि हमारे लिए इवेंचुअली, इफ वन मैसेज फ्रॉम दिस पॉडकास्ट that goes home is कि हमें शायद इसका अगर डिजीज मॉडल समझ में, जैसे आप अपने एग्जांपल दिया, आई कुड रिलेट एंड एम्पथाइज कि कितना दर्द होगा, लेकिन वो एम्पथी का भाव छोड़ना नहीं है फिर भी, बिकॉज नोबडी वांट्स टू लिव दैट लाइफ। एक पिता जब अपने बच्चे की कसम खाता है, 5 साल के बच्चे की, और कहता है कि मैं आज के बाद वचन देता हूँ कि मैं शराब नहीं पीऊँगा, और वो 5 दिन बाद जब शराब पी रहा होता, हमें कितनी त्रास आती है कि कितना मॉरली बैंकरप्ट आदमी है जो बच्चे की कसम भी, लेकिन वो कितना असहाय होगा। द फैक्ट दैट either of us are, by the grace of God, not going through a cancer treatment at this point is only a coincidence. आप एम्स के रोटरी सेंटर के बाहर जाइए और आपको 3 साल, 5 साल, 10 साल के बच्चे कीमोथेरेपी कराते हुए में, तो आज हम अगर उस तरफ नहीं, एक इत्तेफाक है ना, कल हो भी तो सकता है। डू नॉट डू टू अनदर व्हाट यू नॉट हैव डन टू योरसेल्फ। और होता क्या है, अब जैसा मैंने कहा कि मुझे डायबिटीज़ है, मैं डॉक्टर पे गया, उसने दवा लिखी, कुछ तर्क वितर्क के बाद मैं मान गया, मैंने इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना शुरू किया। थोड़ा दर्द भी होता है, हालांकि मॉडर्न नीडल्स आर वेरी पेनलेस, बट फिर भी होता है, लेकिन फिर भी मैं एहतियात से उसे लगाता हूँ। यहाँ मेरी बीमारी बढ़ रही है, और जैसे जैसे वो बढ़ रही है, मेरा आभास कि वो बीमारी है वो क्षीण होता जा रहा है। अब मेरे लिए हेल्प मुहैया करानी है। जब हेल्प आई, तो अगर मैं ओपीडी में काम करता हूँ, लोग आते हैं, बैठते हैं, इलाज कराते हैं, चले जाते हैं, बहुत थैंक यूज़ मिलते हैं, बहुत दिवाली पे, होली पे गिफ्ट्स मिलते हैं, पीपल हैव अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। अब इसको कंपेयर करिए इन पेशेंट से, एक
हाईली मोटिवेटेड पेशेंट जो आपके पास आया और वो 5 दिन बाद अगर हेल्पलेस नहीं होगा, और उस हेल्पलेसनेस में उसको पहली बात वो एडिक्शन खान में पता है क्या बोलते हो, जो मंकी ऑन द शोल्डर व्हाट इट सेज इन द ईयर, तुझे बीमारी नहीं है, अब तू ठीक हो गया है, गो एंड टेल द डॉक्टर कि तू ठीक है। फिर डॉक्टर कहता है, डॉक्टर को तो मालूम है, वो कहता है नहीं अभी तुम ठीक नहीं हो, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस। दिमाग की रीब्रांचिंग में हम कहते हैं हैबिट को इनकलकेट होने में 3 हफ्ते लगते हैं, 21 दिन लगते हैं, तो भैया अगर वो 3 हफ्ते 8 हफ्ते आपको देने हैं, दिमाग की कुछ न्यूरोप्लास्टिसिटी होगी, कोई नई ब्रांचिंग बनेगी, नए स्कीमेटास बनेंगे, नई सोच के दायरे बनेंगे दिमाग में, मुझे मालूम है कि उसमें उतना समय लगेगा। वो कहता है नहीं। आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। आज के इस एपिसोड में जाने से पहले मेरे पास एक बहुत बड़ी न्यूज़ है आप सभी के लिए, और वो ये है कि द जर्नी विद इन पॉडकास्ट ने अपने 100 एपिसोड्स पूरे कर लिए हैं। हमने सेंचुरी मार ली है। 100 एपिसोड्स हम आपके लिए रिलीज़ कर चुके हैं। तो आप हमारा पॉडकास्ट की लिस्ट में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और पुराने एपिसोड्स को भी देख सकते हैं। ये जर्नी 100 एपिसोड क्यूरेट करने की जो हमने लगभग 2 साल में पूरी की, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने पर्सनली देखे, और आप में से जो भी लोग एक छोटी सी रील भी एडिट करते हैं वो जानते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट होता है ये पूरा एडिटिंग का प्रोसेस। और यहाँ पर सिर्फ एडिटिंग ही नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट बनाना, हर एपिसोड को इस तरह से डिज़ाइन करना कि आप लोग द जर्नी विद इन कर पाएँ, आप लोग इस एपिसोड का जो एकमात्र उद्देश्य है, जो एम है, जो मिशन है, उसकी गहरी समझ पैदा कर पाएँ और अपनी लाइफ में ऐसे मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर पाएँ जहाँ से आप अपनी ड्रीम लाइफ तक पहुँच पाएँ। ये इस मिशन के साथ मैंने इस पॉडकास्ट को शुरू किया और मुझे बहुत ही खुशी है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ उन सभी लोगों का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। आपने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट किया, इतनी प्यारी प्यारी बातें कमेंट सेक्शन में लिखी। इस पॉडकास्ट को आप में से कई लोगों ने एक थेरेपी की तरह देखा और कमेंट्स में हमें बताया कि कैसे आपकी मदद कर रहा है हील होने में। कुछ लोगों ने इस पॉडकास्ट को एक गाइड की तरह देखा, कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली रीच आउट किया कि मैं उन्हें मेंटोर कर सकूं, कुछ लोगों ने इस पॉडकास्ट में अपने फीडबैक दिए, सजेशंस दिए, जहां से हम इसको और निखार पाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इस मिशन को और आगे तक ले जा सकें और ये जो मिशन है ना, ये और बड़ा हो सके और ज़्यादा लोगों में मैसेज पहुंच सके कि हमारे लिए द जर्नी विद इन करना, खुद को समझना, अपने अंतर मन को समझना, अपने आज की बेहतर परख रखना, उसकी ठोस परख रखना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब ये होना शुरू होगा ना, तो मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, ये दोनों हेल्थ एटलीस्ट इम्प्रूव होने लगेगी। आपका खुद से रिश्ता, आसपास वालों से रिश्ता, सक्सेस और फेलियर से रिश्ता, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, नार्सिसिज्म, अपनी खुद की ईगो एलिमेंट को बढ़ावा देना, इन सब चीज़ों में आप देखेंगे कि आपकी मदद होगी और आप एक बेटर पर्सपेक्टिव पैदा कर पाएंगे और आप एक बेटर इंसान हो पाएंगे। फिर आप वो अपना बेटर वर्जन अपने दूसरे रिश्तों में, अपने काम में, अपनी जॉब्स पर भी ले आ पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। नाउ लेट्स गेट इनटू टुडेज एपिसोड। डॉक्टर साहब, 2 बातें की यहाँ पर। एक तो विल पावर की, कि अगर विल पावर से आप किसी भी एडिक्शन को, इनफैक्ट किसी भी अच्छी हैबिट को भी सिर्फ विल पावर से बनाना चाह रहे हैं तो दैट्स नॉट द राइट वे। ये मैंने अपने काम में भी महसूस किया है। व्हेन आई वर्क विद माय क्लाइंट्स, जब वो माइंडसेट रीवायरिंग की हम कोचिंग करते हैं, सेशन करते हैं, तो वहाँ पर भी मैंने महसूस किया कि अगर आप सिर्फ माइंडसेट दे दो, आप मोटिवेशन बोलो या विल पावर बोलो और बोलो कि चलो कल से तुम रीडिंग करना शुरू हो जाओगे। एक इंसान की ये प्रॉब्लम है कि मैं पढ़ नहीं पाता, मैं मेडिटेशन नहीं कर पाता हूँ, या मेरे से एक्सरसाइज कंटिन्यू नहीं होती है। तो अगर आप विल पावर से बोलो तो ऐसा लगता है कि बहुत असंभव सा ये है, क्योंकि ये रोज लानी पड़ेगी और कुछ एक ऐसी चीज़ है जो एक बड़ी चमक, बिकॉज इट्स नॉट टेंजिबल। विल पावर है क्या? मैं अगर एक मग की बात करूं, यहाँ पे मग पड़ा है, मुझे दिख रहा है, मैं उठा सकती हूँ, हाँ मग है, बट व्हाट इज विल पावर? इट इज नॉट टेंजिबल। तो ऐसा लगता है कि पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज आपने जो बताई वो थी विलिंगनेस टू रिकवर, कि मेरी अंदर से इच्छा शक्ति है, इच्छा है ठीक होने की। अब उन लोगों के साथ क्या करें जिनको इच्छा ही नहीं है ठीक होने की? अगर वो अडल्ट्स हैं, 50+, 60+ एज ग्रुप में है, वो बहुत रिजाइन हो जाते हैं लाइफ पर कि अब मैंने जी ली अपनी ज़िंदगी जितनी जीनी थी, वर्सेस जो यंग पेशेंट्स हैं, जो 15, 17, 18 साल के बच्चे हैं, जो एडिक्ट्स हो गए हैं, लेकिन उनमें विलिंगनेस भी नहीं है, वो नहीं होना चाहते हैं ठीक। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या उनका परिवार कुछ मदद कर सकता है? क्या कुछ किया जा सकता है? बहुत बहुत सुंदर सवाल पूछा आपने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समाज की जो दिशा है वो ऑटोनॉमी की तरफ है,
वो ऑटोनॉमी ये कहती है कि एक व्यक्ति अगर अपने आप को तबाह करना चाहता है तो उसे तबाह करने दीजिए। लेकिन जब, क्योंकि हम अभी भी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए, अपनी माइथोलॉजी से जुड़े हुए, एक हमारा जो मेंटल इलनेसेस की आउटकम के आंकड़े थे वो हमेशा हिंदुस्तान में, एक एशियन कंट्री में वेस्ट से बेहतर रहे। और उसका बहुत बड़ा कारण था हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है, हमारी जो आपस में सपोर्ट सिस्टम है, जो हमारी एक दूसरे के प्रति टॉलरेंस है, रेजिलियंस है। अब एक व्यक्ति, कानून इस बात की इजाज़त देता है कि अगर एक व्यक्ति अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, एक व्यक्ति जो किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है, और एक व्यक्ति जो कि सेल्फ निग्लेक्ट कर रहा है टू हैव सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कॉन्सिक्वेंसेस। अब यहाँ पे एक ग्रे जोन है। आप नशा करके अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आप किसी और को भी तो मारेंगे, और उसकी जान गई, उसका क्या कसूर था? आप नशे की हालत में गिर गए और आपका सर फट गया। बट यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो एक एथिकल प्रोसेस है ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डिलिनिएटिंग, कि आपने वो चेकलिस्ट करी, बिकॉज अ ट्रीटमेंट लाइक दिस कैनॉट बी कॉमर्स ड्रिवन, इट कैनॉट बी आउट ऑफ अ बेनिफिट दैट द ट्रीटिंग टीम और द हॉस्पिटल और द रिहैब इज गोइंग टू अक्रू आउट ऑफ इट। बहुत ज़रूरी है कि वो प्रोसेस जो है, लेकिन अब आप प्रोसेस देखिए ना, कि अगर 10 में से आप जब इलाज करना शुरू करेंगे तो 5वें दिन 80% मरीजों को ये लगता है कि वो अब ठीक हो गया, बने जा। एंड एटलीस्ट इफ यू डोंट गिव देम दैट साइजेबल पीरियड ऑफ टाइम, यू आर नॉट गोइंग टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू गेट वेल, बिकॉज उस पीरियड में आपको वो पीरियड ऑफ सेफ्टी देना है जहाँ पे उस ड्रग की अवेलेबिलिटी नहीं है। आपको वो माहौल देना है जो कि एम्पैथेटिक है और सहानुभूति है, येट एट द सेम टाइम डिसिप्लिनिंग है। डिसिप्लिनिंग क्यों है? डिसिप्लिनिंग इसलिए बिकॉज इस प्रोसेस में, इस काउंसलिंग के दायरे में मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग भी होनी है, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग भी होनी है, और जैसा मैंने कहा कि उसके दिमाग को ना सुनने की जो आदत है वो डालना सीखना है, ताकि इवेंचुअली वो अपने आप को ना बोलना सीखे। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग हाउ टू डिले योर ग्रेटिफिकेशन। जब एडिक्ट के माइंड को ये समझ में आ जाता है कि ये एक शॉर्ट टर्म गेन है फॉर लॉन्ग टर्म पेन, या शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन, या शॉर्ट टर्म गेन फॉर, सो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपके लिए फिर आसान हो जाता है उस ग्रेटिफिकेशन को डिले करना। डॉक्टर साहब, लेकिन अगर आप इतने डिनाइल में हो कि आप ये मानने को तैयार ही नहीं हो कि आपको प्रॉब्लम है, और उसका दूसरा स्टेज कि आपने मान लिया कि मुझे प्रॉब्लम है लेकिन मुझे ठीक नहीं होना है, या मैं इसके साथ भी चला लूँगा, दे आर नॉट विलिंग टू कॉन्कर देयर एडिक्शन, उन लोगों के साथ कैसे डील किया जाए? मैं सवाल दोबारा इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरी ही तरह बहुत हेल्पलेस हो जाते हैं जब आपके बहुत लव्ड वन को इस तरह की तकलीफ होती है, और आपको दिख रहा है, बाकी सब लोगों को दिख रहा है, उनके हेल्थ पैरामीटर्स भी डाउन जा रहे हैं, उनकी पूरी लाइफ में डिसफंक्शन हर जगह दिख रहा है, करियर में दिख रहा है, पढ़ाई में दिख रहा है, अगर यंग अडल्ट है तो उनकी सोशल सर्कल में दिख रहा है, फ्रेंड्स बनाने के उसमें बहुत अलग होते जाते हैं, आइसोलेट होते जाते हैं, तो लाइफ पूरी तरह से बिखर रही है जो आप देख पा रहे हैं एज अ थर्ड पर्सन, बट दैट पर्सन इज जस्ट रिजाइंड ऑन द आइडिया ऑफ एक्सेप्टिंग, और इवन एक्सेप्टिंग कि मैं ट्रीट होना चाहता हूं, तो क्या उन लोगों के लिए कोई तरीका नहीं है? एक श्रेणी के व्यक्ति वो हैं जिनको आपको मोटिवेट करना होगा, धीरे धीरे घरेलू स्तर पे आपको इमोशंस यूज़ करनी पड़ेंगी। अगर आप कहीं इनेबल कर रहे हैं, हाल ही में अभी मैं एक फैमिली को काउंसिल कर रहा हूँ, और उन्होंने बच्चे को पूरी छूट दे रखी थी, समृद्ध परिवार है, हर दूसरे दिन वो 10,000 20,000 रुपये लेके जा रहा है। तो जब तक पता लगा कि वो नशा कर रहा है तब तक वो प्यार था कि हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम वो लाइफस्टाइल देंगे। जब पता लगा तो उन्होंने उस प्रयास को शुरू किया। सो इवेंचुअली इफ़ यू ब्रेक दैट कंफर्ट जोन, जब आप उस पैसे को देना बंद करेंगे, जब आप उस नूज़ को टाइटन करना शुरू करेंगे, तो एक डिसोनेंस क्रिएट होगी। जो घर का कंफर्ट जोन है वो ख़राब होगा, कहीं कले कलेश शुरू होगा, और उससे गुज़र के ही, उस चर्निंग से गुज़र के ही आप शायद मोटिवेट कर पाएंगे उसको हेल्प सीख करने के लिए। दैट्स वन वे। द अदर वे इज़
इमोशनली कॉन्जर दैट पर्सन, उसको आप स्टर कीजिए। कोई बच्चा है, कोई परिवार है जो इमोशनली उसको रेपिटेटिवली स्टर करे कि वो हेल्प सीख करे। और तीसरा फिर ये है कि वो अगर उस कैटेगरी में आ जाए जहाँ पे उसका बिहेवियर क्लियरली सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, तो कानून इस बात की इजाज़त देता है कि आप सेक्शन 89 ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट को इस्तेमाल करके आप उसको रेस्क्यू कर सकते हैं एक मोबाइल मेंटल हेल्थ यूनिट के द्वारा, जो कि डॉक्टर के सुपरविजन में, एक साइकियाट्रिस्ट के सुपरविजन में ऑपरेट होता है, और आप उसको एडमिट करा सकते हैं। और फिर एडमिट होने के बाद जब उसकी इंसाइट आए तो फिर एक ट्रीटिंग टीम का दायित्व हो जाए कि उसको मोटिवेट करके, एंड वी आर ट्रेन्ड टू डू दैट डिस्पाइट दी चैलेंजेस, लाइक आई सेड, डिस्पाइट द पेन। आई मीन आई एम वेरी टेम्प्टेड टू गिव एग्जांपल ऑफ अ पेशेंट जो कि मेरे पास रहा, और उस पीरियड में शायद उसका पहले जो एक्सपोजर था वो अमेरिका में एडमिट हुआ था, फिर यहाँ पे आया, और उस पीरियड में there was a lot of love hate, because like I said, especially inpatient, outpatient में भी, but inpatient में, because outpatient मरीज को कम से कम उतनी इंसाइट तो है कि मुझे उठ के हफ्ते में एक बार या 2 बार या 15 दिन में एक बार काउंसलिंग के लिए और दवा रिव्यू करने के लिए डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाना है। एक व्यक्ति जिसको ये आभास नहीं है और वो इस कदर डिस्ट्रक्टिव हो गया कि आपने एस्टैब्लिश किया दैट ही मे बी ऑफ हार्म टू सेल्फ और अदर्स, और आपने उसको उसकी मर्जी के बिना असिस्टेड सपोर्टेड डिसीजन मेकिंग के द्वारा आपने उसको एडमिट किया। और जब एडमिट किया और उसकी जो वो दर्द है, वो दर्द में था, अब वो दर्द आपको भी देगा। अब आप उस दर्द में यू नीड टू हैव द नॉलेज, द ट्रेनिंग, द एक्सपीरियंस एंड द एम्पथी टू प्रोसेस इट एंड कीप गोइंग ऑन। तो उस दर्द में आपने उसको टर्मिनेट कर दिया, प्रोसेस को वो टर्मिनेट ट्रीटमेंट के बाद हुआ या प्रीमेच्योरली हो गया, क्योंकि फैमिली भी कई बार इनेबल करती है। वो जब इलाज की ज़रूरत होती है तो उतने ही डेस्परेट होते हैं, और महीने बाद उन्हें लगता है कि नहीं, अब तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, अब तो अगर ये कह रहा है जाना है तो शायद डॉक्टर गलत बोल रहे होंगे, शायद इनका कोई स्वार्थ होगा, तो वो प्रीमेच्योर डिस्चार्ज हो गया। मे बी ही नीडेड मोर टाइम, तो वो डिस्चार्ज हो गया। जब डिस्चार्ज हो गया तो कुछ समय के बाद जब वो वापस उस स्लिप में गया, और स्लिप को हम 2 तरह की मानते हैं, एक रियल स्लिप जिसको हम बोलते हैं कि वास्तविक सब्सटेंस का वापस यूज करना, और दूसरी ड्राई स्लिप जिसके अंदर, ड्राई में हम ये कहते हैं ड्राई रिलैप्स हो गया, मतलब उसकी दिमागी सोच अब विभस्त होने लगी है, लेकिन उसने नशे को हाथ नहीं लगाया। विभस्त क्यों मैंने वर्ड यूज किया, वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट मैंने क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि वो नेगेटिविटी से और रिजेंटमेंट से बढ़ने लगती है। बिकॉज एडिक्शन का एक की कंपोनेंट जो होता है ना, वो रिजेंटमेंट होता है। एक एडिक्ट को लगता है कि सब उसके दुश्मन हैं, और सब दुश्मन में आपके शायद पिता को, जैसा आपने एग्जाम्पल दिया, शायद लगता होगा कि अगर आप रोकती थी तो आप दुश्मन, अगर माँ रोकती थी तो माँ दुश्मन है, अगर डॉक्टर इलाज करने का प्रयास कर रहा है तो डॉक्टर भी दुश्मन है। तो वहाँ डॉक्टर दुश्मन बन गया, प्रीमेच्योर डिस्चार्ज हो गया। उसके बाद जब दोबारा भर्ती करने की बारी आई तो डॉक्टर रहेजा ने सलाह दी पिता को, और ये वास्तविक कहानी सुना रहा हूँ मैं, कि देखिए इसका बहुत रंजिश हमसे थी, तो और भी सेंटर्स हैं, इसको कहीं और ले जाइए। पिता का रुझान, बिकॉज अ वेरी एक्सपीरियंस मैन, ही कुड सी थ्रू, ही इंसिस्टेड, बट आई डिड नॉट गिव इन। And I said, no, you must take him to another. He was taken to another rehab. And lo and behold, 15 दिन के बाद क्राइसिस में कॉल आती है कि वो मूर्छित पड़ा हुआ है, वो अनकॉन्शियस है, और वहाँ जाके पिता को पता लगता है कि रिहैब के अंदर वो ड्रग्स मनूवर कर रहा था उस जगह पे। पिताजी का मुझे फ़ोन आता है, डॉक्टर रहेजा देखिए मैं आपको कहता था, आपने मेरी बात नहीं सुनी, रात के 1:30 बजे हैं, मैं एम्बुलेंस लेके अब आ रहा हूँ। मैं मना करता हुआ फिर नहीं बना, फिर मैंने उसको लिया। अब इलाज हुआ और अटमोस्ट अनकंडीशनल एम्पैथी के साथ हुआ। मतलब सो मच सो कि उस बच्चे में मतलब 26-28 साल का लड़का है, उस बच्चे में मुझे अपना बच्चा नज़र आता था। और वो मेरा हमारे सेंटर के पड़ोस में एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे जाता था और प्रसाद लेके आता था और बोलता था कि मेरे को आपको अपने हाथ से खिलाने का मन है, मेरा आपका पाँव छूने का मन है। छुट्टी के बाद हम इंसिस्ट करते हैं कि आप डे केयर के लिए ज़रूर आइए, 45 दिन, 6 हफ्ते, विच मीन्स दैट यू गो
home, you sleep at home, but you come back for redoing the program through the day. तो आपको जो चैलेंजेस आते हैं इमोशंस को हैंडल करने में, जो आपको वल्नरेबल कर सकते हैं, उस पीरियड में वो हम कवर कर लें और क्रीज कर लें. 45 दिन का उसने फॉलो अप प्रोग्राम भी किया एंड इट डिड अमेजिंगली वेल. और उसके बाद वो अमेरिका गया, उसने दवा छोड़ी, उसने ट्रीटमेंट छोड़ी. और जब वो स्लिप में गया तो स्लिप में सबसे पहला दायरा जो गुस्से का था वो अपने पेरेंट्स के प्रति. स्लिप मतलब फिर से वो कंज्यूम करने लग गया. कंज्यूम करने लगा. तो वो जो गुस्सा था वो पिता के प्रति, और वो गुस्सा आपने मुझे 1947 में एडमिट कराया था, अब मैं आपको मजा चखाऊंगा, अब मैं इसलिए ड्रग लूंगा. अरे भाई, अगर कराया था तो फिर ले रहे हो, मुमकिन है शायद फिर कहीं रिहैब में पहुंचोगे, तो कम से कम नशा तो मत करो. और इट इज लाइक आई एम एंग्री एट यू and I drink poison. I say, I will teach you a lesson, and I drink poison. I'm going to die. You will not die. And that's exactly what the addict does. और उस त्रास में, उस पेन में उसने कई मैसेजेस, इतने नेगेटिव मैसेजेस कि मेरा माथा, मतलब मुझे लगा कि मैं ये काम भी करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहिए. इतना दर्द उसने स्टर किया और मैंने बिल्कुल लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं किया. और हाल ही में पिछले 6 महीने में, आई एम श्योर ही विल गेट टू सी दिस पॉडकास्ट, he sent me a series of messages, and he's in America right now. He's in his slip, and he's written, Dr. Aheja, I'm crying and I'm saying that people don't understand me. No doctor is willing to touch my case, and the only chance to human treatment and community living I had was at your center with you. Can I come back for treatment? And that is a victory when you work from your heart. अपनी आत्मा का अंश डालना पड़ता है. और इसलिए मैंने कहा ना कि बड़ी सैड पार्ट है कि मैं शायद NHS या कोई ऐसी संस्था का हिस्सा होता जहां मुझे फीस ना लेनी पड़ती. वो फीस इंस्टीट्यूशन लेती है. आप मैक्स में जाइए, बिल 30 लाख का आया, गाली डॉक्टर खाता है बेचारा. डॉक्टर को तो फीस 30,000 भी शायद मिल जाती होगी तो बहुत है, बट लेकिन 30 लाख वो मैक्स या कोई एक फोर्टिस या कोई बड़ा अस्पताल कोई गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अगर 300-400-500 करोड़ 1000 करोड़ रुपया लगाया हुआ है, इट इज ऑल्सो दे नीड टू मेक इट कमर्शियली वायबल. बट व्हाई शुड, सो ऑल दैट पेन comes to the doctor because the doctor also is trying to show you how to limit set, is only also trying to train you कि अपनी ग्रेटिफिकेशन को आपने डिले कैसे करना है. तो इस सारे प्रोसेस में अगर डॉक्टर ग्रो नहीं करेगा, अगर उसकी अपनी रेजिलियंस ग्रो नहीं करेगी, तो वो कहीं क्रम्बल कर जाएगा. वो फिर इसको या तो एक सिर्फ एक जीविका का साधन बना लेगा, या वो खुद भी, आप देखिए ना, अगर आप डिप्रेशन के या सुसाइड के आंकड़े साइकियाट्रिस्ट में बहुत हाई हैं. सो इट्स नॉट अ इजी लाइफ फॉर अस to deal with. Like मैंने जब शुरू किया, मैंने कहा कि no money in the world is worth going through that pain, because 70% of the work that I do is sitting in my outpatient clinic, and I feel that's a very glamorous work. I see beautiful people who come there for help, so maybe I should just not be part of something like this. फिर मन में एक ख्याल आता है कि किसी को जीवन में मुश्किल काम भी तो करना है. किसी का बच्चा जब मर रहा है, हाँ, और उसको हेल्प चाहिए, पता नहीं उसको सही हेल्प मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी. एक धर्म गुरु से मैं हाल ही में मिला, तो उसने कहा कि डॉक्टर हेजा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा आपसे आग्रह ये है कि कोई भी आपके पास आए ना, उसको ऐसे देखें कि मैं इसका द बक स्टॉप्स हियर. अगर मैं इसके लिए खड़ा नहीं हुआ तो कोई खड़ा इसके नहीं बाद होगा. इसको इलाज मिलेगा कि नहीं. सो बी देयर फॉर हिम. बेसिकली डॉक्टर साहब, रिकवरी के बारे में मैं डेप्थ में बात करना चाहूँगी. रिकवरी के प्रोसेस का एक जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, somebody who can stand for you. क्योंकि जब आप एक एडिक्ट होते हैं तो देयर आर चांसेस कि आप स्लिप कर जाएंगे फिर से, जैसा कि आपके पेशेंट के साथ भी हुआ. तो दैट कैन ऑल्सो हेल्प, कम्युनिटी कैन ऑल्सो हेल्प, जैसा आपने बताया, फैसिलिटीज़ कैन ऑल्सो हेल्प, रिहैब्स कैन ऑल्सो हेल्प. बहुत सारे मल्टी फैक्टर तरीके हैं जहाँ से हेल्प आपको लेनी है और वहाँ से वो आप उससे निकल सकते हो. यहाँ पे एक सवाल जो अभी मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि एडिक्शन और मेंटल हेल्थ में देयर इज़ डेफिनेटली एन ओवरलैप. कुछ तो कनेक्शन है. क्या जो मेंटली, व्हाट शुड आई से, जिन लोगों को मेंटल इलनेस किसी भी तरह की है, चाहे वो एंग्जाइटी है, चाहे वो डिप्रेशन है, बाइपोलर है, कुछ भी है, नार्सिसिज्म है, क्या वो लोग ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं एडिक्शन के, या फिर एडिक्शन किसी को भी हो सकता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उनकी मेंटल हेल्थ की कंडीशन क्या है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एडिक्शन उस व्यक्ति को होगा जिसको एडिक्शन का डायथिसिस है, जिसको वल्नरेबिलिटी है. सो इन माय ओपिनियन बोथ
will not be related, because अगर आपको डिप्रेशन है और इस डिप्रेशन का इलाज हो गया तो आप जो ज़्यादा पी रहे थे वो सडनली उसको छोड़ देंगे, आपको एक अलग इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप फ्यूचर में अगर पिएंगे भी तो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह आप शायद शराब का सेवन कर आप पाएं। डिप्रेशन इंड्यूस्ड ड्रिंकिंग की बात कर रहे हो? या anxiety induced drinking, because a lot of people use alcohol or marijuana to self treat themselves of depression, untreated depression or anxiety, but somebody, and there's something called as comorbidity, कि आपको एडिक्शन की बीमारी भी है और आपको साथ में मेंटल इलनेस भी है। और थर्ड कैटेगरी है अक्सर, और ये मुझे बड़ा फ़नी सा क्वेश्चन लगता है कि 15 दिन के बाद परिवार में से किसी का फ़ोन आएगा कि डॉक्टर साहब आपको 15 दिन हो गए इलाज करते हुए, या 3 हफ्ते हो गए इलाज करते हुए, अब आपको समझ तो आया होगा, कृपया मुझे भी बताइए कि रीज़न क्या था, ये पीता क्यों था? Which is not, according to me, a very intelligent question, because a person drinks because has that vulnerability to drink, the disease model. और वो disease over a period unfold होगा, और मैं अब वो बिल्ली का बच्चा शेर बन गया और मैं उस शेर में वापस बिल्ली को खोज रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू गो बैक 10 years when I could have those 2 drinks and listen to the beautiful opera music and enjoy that rainfall evening or that party, but that's not going to happen, because एक बार आम का अचार बन गया तो अचार का फिर आप जंग क्या है कि मुझे वापस आम बनाना है। अब आम आ जाता है 80-100 रुपया, 125 रुपया किलो, अचार आप लेने जाइए तो 300 रुपये किलो से कम का अचार नहीं है। तो क्या अचार अच्छा है? क्या अचार के अपने बखूबी है भाई, अपनी वो है। तो अब अगर मुझे गोपनीय रूप से प्राइवेटली ये मालूम है कि मैं पी नहीं सकता, अगर अब मैं पीऊंगा, अचार का आम बन चुका है, अगर मैं पीऊंगा तो आई विल गो बैक टू दैट पैटर्न ऑफ ड्रिंकिंग, बिकॉज दैट मैकेनिज्म हैज बीन अनलीस्ड, unfolded in my body and my brain. So the enzymes that metabolize alcohol, the areas in the brain that process emotions, and the reward center have gone through that change which cannot be reversed. तो गोपनीय तरीके से तो मुझे मालूम है, लेकिन अगर मैं उसको स्वीकार लूं और आई कैन नॉट ड्रिंक को आई कैन नॉट ड्रिंक बना लूं, तो वो एक अंग्रेजी की कहावत है, वन मैन्स मीट एंड अदर मैन्स पॉइजन। तो वो उस मीट में थोड़ी स्वाद है भाई। आप बहुत अच्छा मीट रख लीजिए, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं खा के उसे उल्टी करूँगा, और अगर आप मीट खाती हैं तो आप वो स्टेक खाएंगी, आप मेरी पालक की तरफ ध्यान नहीं देंगी या मेरी दाल की तरफ ध्यान नहीं देंगी। तो स्वाद वहाँ नहीं है, स्वाद यहाँ पे है। तो जब ये समझ में आ गया तो आप देखिए एक बड़ा एक तबका है यूथ का जो अब नशा तो बहुत दूर है, जो शराब नहीं पीते। आप नशा तो बहुत दूर है, शराब तो बहुत दूर है, जो वेजिटेरियन बन रहे हैं। वेजिटेरियनिज्म तो बहुत दूर है, जो दूध को पीना भी उतना ही क्रूअल मानते हैं बिकॉज वो एक एनिमल से आ रहा है, वो वीगन भी बन रहे हैं। तो people are realizing that when you go through that, whether your disease of addiction was a boon or a bane, and most people that I have seen in recovery, they have gone back and reflected that it was a boon and not a bane. And क्यों वो कहते हैं कि एक श्राप नहीं था, एक वरदान था? क्योंकि जो फेंस पे बैठता है ना, वो हमेशा जीवन भर दर्द में रहता है। जो वो एक नॉन क्लासिफाइड एडिक्ट है ना, वो ना तो इलाज कराएगा, ना आप उसे कोर्स कर पाएंगे, ना शायद आई होप योर फादर इज हेल्दी एंड गुड, लेकिन जिनको अनफॉर्चुनेटली ठीक इलाज नहीं मिलता, अगर हम आग्रह करके, मोटिवेट करके, वो जो झगड़ा भी हम कर रहे हैं ना, अगर जो जैसा मैंने कहा कंफर्ट जोन हटाइए, तो वो हम अपनी एंगर को थिएट्रिकली यूज कर रहे हैं टू ब्रिंग अबाउट अ पॉसिबल नीड टू अग्री टू डू एन इंटरवेंशन। इसका मतलब यह हुआ कि आई एम यूजिंग माई एंगर। आप क्या कर रही हैं शोभा जी? लेकिन मेरे अंदर भाव जो है वो सहानुभूति का ही है। ये मैं सिर्फ ये एक नाटकीय त्रास क्रिएट कर रहा हूं कि आपको अगर मैंने कंफर्ट जोन दे दिया तो वो वेस्टर्न मॉडल हो गया ना, आप पीते रहिए अपने पड़ोस के कमरे में बैठ के, जब आपके अंदर से आवाज़ आएगी, और अंदर से आवाज़ आते आते टू हिट द रॉक बॉटम एज वी कॉल इट इन टुडेज वर्ल्ड इज समटाइम्स टू लेट फॉर पीपल। वो रॉक बॉटम जब तक आता है ना, तब तक आप समाधि में पहुंच जाते हैं, फोटो पे हार लग जाता है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी नहीं है जो विश अवे करने से चली जाएगी। अगर
दरवाजे को, लकड़ी को दीमक लग गया है तो उसका इलाज करेंगे तो दीमक जाएगी, नहीं तो दीमक नहीं जाएगी। डॉक्टर साहब, आई रियली होप दैट दिस कॉन्वर्जेशन रीचेस दोज पीपल जिसको इस कॉन्वर्जेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा आप बोल रहे हो कि कभी कभी हम डिसीजन इतना लेट कर देते हैं कि पानी सर के ऊपर से निकल चुका होता है, फोटो पे हार चढ़ चुका होता है, जैसा आपने कहा। और जैसा कि मैं भी बता रही थी, कई लोग इतने रिजाइंड हो जाते हैं लाइफ पर और इतने कस्टम्ड हो जाते हैं अपनी एडिक्शन के कि उनको लाइफ का कोई और दूसरा रियलिटी नज़र ही नहीं आती है। दे ओनली लिव इन देयर ओन रियलिटी विच इज़ एन आउटकम ऑफ देयर एडिक्शन, जो उनकी एक छोटी सी दुनिया अपनी बन गई है और उसमें वो अपना जीवन चलाए जा रहे हैं और किसी भी और तरह की पॉसिबिलिटी पे एब्सोल्युटली रिजाइंड है। तो अगर यहाँ पे जो व्यूअर्स हैं उनके पास ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी विलिंग नहीं है, तो वहाँ पे आप ये कह रहे हो कि लॉ भी ये इजाज़त देता है कि आप उनकी मर्जी के बिना भी उनको ऐसे सेंटर्स में ले जाकर, रिहैब्स में ले जाकर भर्ती करा सकते हैं। Provided you have exhausted the other parameters and the individual falls into that category of self-destructive behavior. हार्म टू सेल्फ, तो वो यूजुअली जो है, जब तक वो स्टेज आती है, एक कोमॉर्बिडिटी आ जाती है, आप बहुत डेंजरस बिहेवियर में इंडल्ज करने लगते हो और वहाँ पे इस तरह का प्रावधान है, लेकिन उसको बहुत देर लग जाती है। बहुत एहतियात से भी इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर द चेक्स एंड बैलेंसेस मे नॉट ऑलवेज बी इन प्लेस, वी माइट टेंड टू ओवर रिएक्ट अर्ली. Having taken that decision, you need to deal with it in a very sensitive way, in a very empathetic way. आप शायद सारी ट्रीटमेंट की मोडालिटीज़ को अगर डालते हैं तो फिर आउटकम हमेशा बहुत अच्छा होता है. एटलीस्ट एडिक्ट को उस पीरियड में नज़र आता है, रिकवरी पीरियड में नज़र आता है, जब उसका स्लिप होगा, रिलैप्स होगा, तो वो दर्द में आपको भी लाएगा, और वो जब दर्द में लाएगा तो वो दर्द के चलते चलते कहीं अंदर ये आवाज़ तो बनी रहेगी कि मुझे वहाँ से सही मदद मिली थी, शायद मैं वहाँ जाना चाहता हूँ वापस. सो अराउंड दिस टाइम ऑफ द ईयर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो यहाँ से वी वुड लाइक टू गिव टू द व्यूअर्स, वो ये है कि आप अपने सेलिब्रेशंस को प्लीज़ इस तरह की हैबिट्स के साथ एसोसिएट मत कीजिए. यू कैन सेलिब्रेट विदाउट अ ड्रिंक, यू कैन सेलिब्रेट विदाउट स्मोकिंग, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ थिंग दैट यू आर स्मोकिंग, यू कैन सेलिब्रेट विदाउट सब्सटेंस. जो भी लोग ये सुन रहे हैं, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दीजिए, इस चीज़ को समझिए. आपके ब्रेन में, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, कि ऐसे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं और स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हो रहे हैं. केमिकल चेंजेस मेरे ख्याल से फिर भी थोड़े ट्रीटेबल और रिवर्सिबल है. स्ट्रक्चरल चेंजेस आई डोंट नो कितने रिवर्सिबल होंगे डॉक्टर साहब. तो इतने सारी मैकेनिज्म आपके माइंड में चेंज हो रही है, आपके रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें. बल्कि अल्कोहलिज्म को तो फैमिली डिजीज़ कहा जाता है, बिकॉज सिर्फ आप खुद नहीं बल्कि आपका सारा परिवार सफ़र करता है. एंड आई थिंक दैट होल्ड्स ट्रू फॉर एनी एडिक्शन. सो प्लीज़ ये मैसेज आप इस एपिसोड से लीजिए. डॉक्टर साहब, इस टाइम पे ना बहुत तरह के अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो बहुत तरह के कंटेंट इस टाइम पे बनाया जाता है, वायरल होते हैं. लेकिन मैं डॉक्टर से क्यों बात कर रही हूँ और मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूँ? ओनली कि हम अगर किसी भी ऐसे इंसान तक पहुंच सके, स्पेशली किसी यंग इंसान तक पहुंच सके जो इस चीज़ को सिर्फ इसलिए कर रहा है कि मैं कूल हूँ, या फिर मैं सोशली एक्सेप्ट हो जाऊँगा, मैं फिट इन हो जाऊँगा, या मैं तो एक ड्रिंक पे रुक जाऊँगा. आई वुड रियली वांट टू टेल देम, आई एम 36 ईयर ओल्ड टुडे. मेरे सभी फ्रेंड्स ने ऐसे ही स्टार्ट किया था, और मैं नहीं बोल रही हूँ सब एडिक्ट हो गए हैं, बट मैं बहुत सारे लोगों की फैमिलीज डिस्ट्रॉय होते हुए देख रही हूँ. उनके रिलेशनशिप्स में इतना गैप है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई बात नहीं होती है. कि मेरे आई एम जस्ट 36 ईयर ओल्ड, तो मेरे फ्रेंड्स भी मेरे आसपास की एज ग्रुप के हैं. तो आई एम टेलिंग यू, अगर आप मुझसे छोटे उम्र में या जो जहाँ पे भी आप हो, प्लीज़ रिलेट विद दिस कॉन्वर्जेशन एंड डोंट डू इट, इज़ माई वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द पीपल हु आर वॉचिंग दिस. डॉक्टर साहब, हमने एडिक्शन के बारे में बात की, एडिक्शन की न्यूरोलॉजी के बारे में कुछ बात की, बायोलॉजी के बारे में कुछ बात की, सोशल स्टैंडर्ड से कहाँ से आता है एडिक्शन, इसके बारे में बात की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिकवरी. कुछ लोगों के लिए रिकवरी का प्रोसेस इतना स्ट्रगलसम क्यों होता है, बाकी और कुछ लोगों के लिए इतना स्ट्रगल क्यों नहीं होता है? मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज कि कुछ लोगों के लिए रिकवरी का प्रोसेस में उनको इतना जूझना क्यों पड़ता है विज़-अ-वी कुछ और लोग जो थोड़ा आसानी से कर पाते हैं? व्हाट इज़ द फैक्टर दैट सेपरेट्स द टू जर्नीज? तो जो इंसान स्ट्रगल कर रहा है, ताकि हम उसे दूसरा रास्ता अगर है, दूसरा पर्सपेक्टिव अगर है, वो दे पाएँ. 2 इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. अगर हम देखें, एक पेशेंट फैक्टर और एक ट्रीटिंग टीम या डॉक्टर फैक्टर. पेशेंट फैक्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस स्टेज पे आप ट्रीटमेंट में आए और कितनी डैमेज हो चुकी थी. अगर डैमेज उतनी नहीं है,
तो आपकी रिकवरी बहुत बहुत टर्बुलेंट नहीं होगी, क्योंकि आपका रिसोर्स जो सपोर्ट सिस्टम है वो बना हुआ होगा। आप अपने पार्टनर के साथ आएंगे, अपने स्पाउस के साथ आएंगे, आपका परिवार साथ होगा, उनके अंदर इतनी त्रास और इतनी असंवेदना या इतनी घृणा नहीं होगी, तो वो सपोर्ट बना हुआ है। आपने पानी घुटने के ऊपर गया, आपने अपने रिसोर्सेज देखे, रेकी करी और आप सही जगह पे पहुंच गए, इलाज शुरू हो गया। एंड यू अंडरस्टूड बाय वे ऑफ एजुकेशन, एंड आई रिपीट, द रोड टू ट्रीटमेंट रिकवरी इज नॉट इन अ पिल। इफ इट वाज दिस सिंपल तो सारे ठीक हो गए होते दवा खा के। It is the education. Unless you understand the process, you're going to keep fighting it. You will not understand, which is why educative, and I repeat, educative, I tell my patients, can you come and see me every day? It is not possible. There's also a cost, because I'm a doctor, you know, मेरी जीविका भी इस पे निर्भर है. But you can go to a AA or a NA meeting every day, which is free of cost. You just contribute. You can contribute 10 rupees, and you're received with open arms. तो ये अब I don't belong there, because there's a commoner, but commoner is sitting, and you are also a commoner, because that treatment denominator जो है ना, वो सबके लिए कॉमन है। और हर एडिक्ट ये सोचता है कि मेरी जर्नी डिफरेंट है, मेरा इलाज भी डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि मैं डिफरेंट इंसान हूँ। बिग फॉल्स, द ट्रीटमेंट डिनोमिनेटर इज द सेम। और जितना आप उसको ये टूल दे के इलाज करेंगे कि ये इम्पोर्टेंट है या ये अमीर है या ये गरीब है, इलाज नहीं होगा। बिकॉज जिन ब्लाइंड स्पॉट्स की आप बात कर रहे हैं, जिसको ट्रीटमेंट रिकवरी में कैरेक्टर डिफेक्ट्स भी कहा जाता है, जब तक उनको रिकॉग्नाइज करके हम उनको भेदने का, उनको जूझने का, उनकी रेजिलियंस का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे, तब तक जब वो डिफ़िकल्टी आएगी, मेरे दिमाग को अब मालूम है कि एक ईजीएस्ट क्रच क्या है, टू हैव अ ड्रिंक और टू हैव अ ड्रैग, एंड इट गिव्स मी व्हाट आई वांट। एंड व्हाट डू आई वांट? एलिविएटिंग दैट पेन, रिमूविंग दैट पेन। तो वो अगर मैंने ऑन डिमांड, मुझे वो पेन रिमूव हो गई, तो मैं उस सर्कमलॉक्वस मुश्किल एक्सरसाइज से कहाँ जाऊँगा कि मैं एक दोस्त को ढूंढूं, फिर उससे बात करूं, अपने मन को हल्का करूं, एक डॉक्टर को ढूंढूं, अगर मैं डिप्रेस्ड हूं तो उसमें एक दवा लूं। तो मुझे एक आसान रास्ता मिला और मैंने वो ले ली। तो मेरा दिमाग, बिकॉज I have now lived in a beautiful country like Switzerland, so I know what Switzerland is, and I'm not glamorizing it here. I'm saying it in a very cynical way कि ये जो so-called perceived Switzerland है ना, ये I tell my patients, ये जो 100 Pipers है ना, एक one of the popular brands, cheap brands, you know, or maybe not so cheap, I'm not aware. ये when you get into recovery, ये 100 Pipers अगर 2 0 लग के 100,000 Pipers ना हो ना, तो आप मेरा नाम बदल जी। Because when they get into recovery, they love the recovery, because now they are not dry drunk, they are not abstinent. Abstinence में और recovery में फ़र्क यही है कि abstinence में आप नशा तो नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका जीवन कोई नशे से कम नहीं है। You are a batterer, you are an abuser, you are चिड़चिड़ा। I mean, if you keep looking at that drink, and if you are still obsessing about that drink, that's not recovery. The recovery is gravitating to a lifestyle where that drink has no role now. बिकॉज एक्चुअली देखा जाए तो ये, अगर हम मैथोलॉजी में भी जाइए, बेसिक अंडरस्टैंड, तो ये है तो तामसिक प्लेजर ना। दीज आर नॉट, आप सात्विक प्लेजर्स की कोई कमी तो नहीं है भाई। हम आपको ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप एंजॉय मत कीजिए लाइफ। और जो व्यक्ति नशा नहीं करता, वो जब खाना खाता है तो उससे पूछिए खाने का स्वाद क्या है। नशे के बाद तो एंजॉय करता है, नशे के बाद तो उसको पता ही नहीं कि वो क्या खा रहा है। वो तामसिक खाना खा रहा है, वो मुर्गा खा रहा है, वो मांस खा रहा है, वो पनीर खा रहा है। वो तो एक घोल सा बना लेता है और वो खा रहा है। एंड अ पर्सन हु इज नॉट ड्रिंकिंग, वो देखिए, आप अगर पीते थे या नहीं भी पीते हैं, और एक अगर पार्टी हो रही है जहाँ पे लोग शराब पीने लगे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो लोग, आप देखिए, शुरुआत में अपने ड्रिंक क्या है उसमें इतने चिंतित नहीं होते। आप क्या पी रहे हैं, आपने शॉट लिया कि नहीं लिया, आपके हाथ में क्या है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आप नहीं पी रहे हैं तो 1 घंटे के बाद आप ऑडियंस बन जाएंगे। वो परफॉर्मर होंगे और आप ऑडियंस होंगे, और उन्हें ऑडियंस नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो परफॉर्मेंस है वो एक, डोंट माइंड माई सेइंग इट बट आई विल से इट स्ट्रांगली सो द मैसेज कैन गो टू द यूथ, वो एक जोकर नुमा परफॉर्मेंस है ना। आप बिना पिए 1 बजे तक एक पार्टी में रहिए, वो क्या सोशलाइजिंग है?
वो क्या जो बिजनेस प्लान हो रहे हैं वो कितने फ्रक्टिफाई होते हैं, वो जो हॉलीडेज के प्लान पर अगले दिन जब सिर पकड़ के वो उठते हैं और उस हैंगओवर्स को ट्रीट कर रहे होते हैं दोपहर तक, उनको याद भी नहीं होता उन्होंने क्या किया. And a lot of time, it is a source of embarrassment. So which is why in treatment, when they look at their own videos, they detest it. कि क्या मैं यही इंसान हूँ? और जब आप नहीं पीते हैं, तो वो जो consciousness का जो इजाफा होता है, way I can perceive this room, I'm presuming that you are also perceiving it the same, but that's not true. आप अपनी जर्नी के आधार पे, अपनी कॉन्शियसनेस के आधार पे इस चीज को माइंडफुली अब्जॉर्ब कर रहे हैं, और मैं अपनी जर्नी के आधार पे कर रहा हूँ. तो वो जो द जर्नी विद इन TJW, तो वो जिसको जर्नी विद इन आ गई ना, उसको 100,000 पाइपर आ गया. तो दैट 100 पाइपर विल नेवर एक्साइट हिम because he's gravitated to the if I go to the Vedantic understanding, the sattvic pleasures of life and not dependent on the तामसिक pleasure of life. डॉक्टर साहब, जो आजकल की मॉडर्न लैंग्वेज में कहते हैं आई एम हाई ऑन लाइफ, कई लोग जो ड्रिंक नहीं करते वो कहते हैं आई एम हाई ऑन लाइफ, और उसका रियल एक्सपीरियंस वही कर सकता है जो एक्चुअल में ये सब्सटेंसेस में ना पड़ा हो. द वे यू आर सेइंग कि आप खाना आपका डिफरेंट टेस्ट करता है, आप किस तरह से तैयार हो रहे हैं, आप किस तरह से रिलेशनशिप में बिहेव कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सोच रहे हो, सब बदल जाता है. तो बेसिकली आपने रिकवरी में जो हमें बताया, एक बेसिक डेफिनेशन आपने दे दी कि रिकवरी का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ छोड़ दिया तो आप रिकवर नहीं हुए हो. रिकवरी का मतलब है कि आपके पास एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें आप अपनी फैमिली में जिस तरह से फिट इन होना चाहिए वैसे हो रहे हो. वो जो बीमारी एडिक्शन क्या है, अति की बीमारी है. अगर आपने अपने पे काम नहीं किया है तो वो अति जो है किसी और चीज में बदल जाएगी. आपने शराब का नशा छोड़ा तो आप फूड एडिक्ट बन जाएंगे, आप सेक्स एडिक्ट बन जाएंगे, आप कोई भी चीज़ जो पकड़ेंगे वो अति तक ले जाएंगे. तो वो जब लोग रिकवरी में रहते हैं ना, तो ये जो हाई ऑन लाइफ है, ये उसको भी ब्यूटिफुली बास्क करते हैं, बिकॉज दे आर ऑल ब्यूटिफुल पीपल. आई मीन आई हैव सीन गजिलियन नंबर ऑफ पीपल इन रिकवरी नाउ इन माई 2.5 decades ऑफ करियर. 25-23 साल हो गए, और मैंने सैकड़ों हज़ारों मरीज देखे हैं. और जो रिकवरी में होते हैं, आप उनके चेहरे की आभा देखिए, आपको एक अलग आनंद आएगा, बिकॉज दीज आर पीपल हु नो हाउ टू परफॉर्म व्हाट दे परफॉर्म विद एक्सट्रीमिज्म. तो वो जब रिकवरी में होंगे तो वो पार्टनर भी एक बेहतरीन बनेंगे, वो एक बॉस भी बेहतरीन बनेंगे. अगर काम से वो हाई मिली तो वो काम भी परफेक्शन की हद तक ले जाएंगे. तो उसको सब्लिमेट करना है ना. आप गलत चीज़ की तरफ नहीं जा रहे हो, आपने दिशा बदल दी और अब आप उसको सब्लिमेट कर रहे हो. लेकिन आप अच्छी चीज़ भी एक अति में करो तो वो भी सही नहीं है, वो भी एक एडिक्शन है. ठीक है, बट लेकिन इफ मुझे नशा करना ही है और मैं श्री कृष्ण की भक्ति में, किसी ने पूछा लॉर्ड कृष्णा से कि आप कहते हैं कि डिज़ायर मत छोड़ दीजिए, अटैचमेंट जो है वो दर्द देगी, तो आप भी तो एक डिज़ायर हैं. तो कहता है हाँ मैं भी एक डिज़ायर हूँ, लेकिन मैं हायर डिज़ायर हूँ. कहते पर आप फिर भी अटैच अपने आप से कर रहे हैं, गलत है. कहता नहीं, जब मुझ पर पहुँचोगे तो वो अटैचमेंट भी ख़त्म हो जाएगी. फिर किसी ने पूछा कि मुझे मालूम कैसे पता लगेगा मैं आप तक पहुँच गया. कहता वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, तब ये समझ में आ जाएगा कि मैं ही ब्राह्मण हूँ, मैं ही वो जो कृष्ण मैं ढूंढ रहा हूँ वो मेरे अपने अंदर है. तो आई वुड से दैट अ हायर an understanding of spirituality. You look at Gita, a best model of cognitive behavior therapy. You look at Quran, you look at Bible, you look at Guru Granth Sahib. ये क्या है? ये किताबें नहीं है. They are the blueprints of life. और वो ब्लूप्रिंट्स ऑफ लाइफ अगर आपने पढ़े और आपको समझ में आने लगे और आपने अपने अंदर इम्बाइब करने लगे. कोई व्यक्ति जब मर रहा होता है तो हिंदू शास्त्रों में लिखा है कि उसको गंगा जल मुंह में डालिए, उसको धरती पे लेटा दीजिए, जमीन से जुड़ा रहे और मुंह में गंगा जल डालिए. फिर क्या कहते हैं, गीता पाठ लगा दीजिए. गीता पाठ में 3rd and 4th chapter ऑफ गीता विच टेल्स यू हाउ टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ. आप मर रहे हैं और आपको सुनाया जाए. तो ये अगर हमने जीते जीत ये सीख लिया, वो एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहा हूँ, अगर वो एक्सट्रीमिज्म मेरा जो भी मेरी कल्चरल परमिशंस हैं, चाहे वो
गुरु ग्रंथ साहब है, चाहे वो कुरान, एंड दे आर ऑल ब्यूटीफुल टेक्स्ट। गीता मतलब आप बार बार पढ़िए, आपको एक अलग अंडरस्टैंडिंग आएगी हर उसमें, बार आप एक अलग एक चीज अलग सीखते हैं। आप टेक होम करेंगे। तो वो अति क्या बुरी है भाई, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, अति मत करिए उतनी, लेकिन एक मॉडरेशन वाली अति अगर सही दिशा में जा भी रही है और वो आपको एक अडेप्टिव लाइफ दे रही है, आई वोट दैट टू बी बेटर देन गोइंग इन फॉर लोअर। तो स्पिरिचुअलिटी भी एक रिकवरी का एक रास्ता हो सकता है, बहुत एक टूल हो सकता है बहुत बड़ा। असेंशली ऐसा नहीं कि हर उस व्यक्ति को एक डॉक्टर के पास ही जाने की जरूरत है। देयर आर पीपल हु नेवर गो टू अ डॉक्टर, दे जस्ट गो टू फेलोशिप ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस एंड दे गेट वेल। देयर आर पीपल हु विल बाइंड टू अ रिलीजियस सेक्ट एंड दे विल गेट वेल। तो वो क्या है, वो जो सत्संग कर रहा है, आप कहीं गए और आपने नाम ले लिया, वो नाम क्या है, आप उससे कनेक्ट हो गए। जब कनेक्ट हो गए तो आपने उसको अथॉरिटी फिगर मान लिया। जब अथॉरिटी फिगर मान लिया तो वो गुरु बन गया। उसके मुंह से जो बात निकली वो धर्म वाक्य बन गया। जब वो धर्म वाक्य बन गया तो उसने क्या कहा, नशा नहीं करना। दिमाग की वायरिंग अपने आप ही बदलनी शुरू हो गई। तो स्पिरिचुअलिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रास्ता है, धर्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट रास्ता है, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रास्ता है, कोई भी लाइफ कोच, लाइफ मेंटर बहुत इम्पॉर्टेंट रास्ता है, योग बहुत इम्पॉर्टेंट रास्ता है, एक मेडिकल सिस्टम भी एक रास्ता है जो कि मैं भी उसमें ट्रेंड हूँ और समझता हूँ। दवाएं भी अपना काम करती हैं, काउंसलिंग भी अपना काम करती है, पर इफ़ आई एम अलाउड टू से, ये जो हम साइकोथेरेपीज करते हैं ये भी ऑफ शूट हैं उस गहन अध्ययन की और अंडरस्टैंडिंग की। जब आप गहराई में जाएंगे, वेदों को पढ़ेंगे, गीता को पढ़ेंगे, इन धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो ये इसकी जो जड़ें हैं वो वहीं से निकली हुई हैं। बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया कि कितने सारे रास्ते हैं रिकवरी तक जाने के, और मुझे ये देखकर बहुत हैरानी भी होती है और बहुत अच्छा भी फील होता है कि जितने भी गेस्ट यहाँ पर आते हैं और हम तमाम तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में इस पॉडकास्ट पे बात करते हैं, लेकिन हर एक इंसान जो यहाँ आता है वो कहीं ना कहीं खुद ही द जर्नी विद इन के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि प्लीज़ आप ये समझिए कि आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है और वो अनटैप्ड है, और अगर आप अपने अंदर भीतर झांकेंगे तो वाकई में आप बहुत मैसिव अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। आप हेल्प ले सकते हैं, बाहर से ले सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन अपने अंदर जाना, इंट्रोस्पेक्शन में जाना, खुद को टटोलना, खुद को समझना, अपनी लाइफ की, अपने प्रेजेंट की गहरी समझ पैदा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दैट इज़ द मोटिव ऑफ दिस पॉडकास्ट। मैं शुरू ही इसके साथ करती हूँ। मुझे कई बार लोग कमेंट्स में बोलते भी हैं कि आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा है, ऐसा है वैसा, बट मैं उस पर थोड़ा ध्यान कम देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जब तक हम फाउंडेशन सेट नहीं करेंगे, जो एजुकेशन, इंपॉर्टेंट इंसाइट्स जो हमने बचपन से आज तक मिस की हैं, जब तक हम वो सेट नहीं करेंगे और हर एक इंसान को जगाएंगे नहीं कि तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है, जो भी तुम ढूंढ रहे हो, जो भी तुम सक्सेस और अपनी हैबिट फॉर्मेशन, लाइफ के जो भी चैलेंजेस हैं, ट्रॉमास हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, उन सब के सोल्यूशंस कहीं ना कहीं द जर्नी विद इन से आपको मिलेंगे। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर कि आप भी इसमें सहमति रखते हो और इतना लंबा आपका एक्सपीरियंस है और इतने सारे पेशेंट्स के साथ आपने काम किया है। तो एक तरह से वैलिडेट हो जाती है चीज़ कि हम सिर्फ हवा में कोई ऐसा फंडा बना के बेच नहीं रहे हैं या किसी ऐसे फंडे की बात नहीं कर रहे, बट एक्चुअल में उसका एक रूट है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देने के लिए। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। डॉक्टर साहब, अगला सवाल, रिकवरी के कितने डिफरेंट स्टेजेस होते हैं? कितने स्टेजेस में रिकवरी होती है? देखिए, आप इनिशियल स्टेज में पहले डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उस सब्सटेंस के साथ रह रहे हैं, आपके शरीर को, आपके दिमाग को उस सब्सटेंस के साथ जीने की आदत पड़ गई। तो उस पीरियड में ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो आपके विड्रॉल्स को मिनिमाइज़ करें, आपको बहुत तकलीफ़ ना हो। उस पीरियड में व्यक्ति को सपोर्टेड रखना बहुत ज़रूरी है, हैंड होल्डिंग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज विड्रॉल्स विद सर्टन ड्रग्स कैन बी वेरी इंटेंस, जिस तरह ब्राउन शुगर है, ओपिएट्स हैं, इस तरह के नशों के विड्रॉल्स बहुत सीरियस हो सकते हैं। दवाओं का बहुत अहम रोल होता है। जब हम शराब से किसी को डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, एक खास विटामिन जिसको B1 बोलते हैं, थायमीन, उसकी अब्जॉर्प्शन में कमी होती है ओवर द ईयर्स, एंड दैट कैन लीड टू lasting
and irreversible changes in the brain when the substance goes out of your body, because वो जब तक substance है, आपने एक ऐसा बैलेंस बनाया हुआ है, एनेस्थीसिया की एक स्थिति बनाई हुई है जहाँ पे दीवार पे हथौड़ा तो पड़ रहा है लेकिन आपको आभास नहीं हो रहा। अब जब हथौड़ा पड़ना बंद हुआ और वो नशा टूटा, तब आपको आभास हुआ कि शरीर चरमराने लगा है। तो वहाँ पे कुछ ऐसी दवाएं जिनको सब्स्टिट्यूशन थेरेपी कहा जाता है, जो बड़े बूढ़े कहते थे ना, एकदम मत छुड़ाइए, शरीर में कॉम्प्लिकेशन होगी, धीरे धीरे छुड़ाइए। अब ये धीरे धीरे वाला फंडा जो है ये एडिक्ट के साथ नहीं चल सकता, लेकिन मेडिकली स्पीकिंग जो हम दवाएं देते हैं वो अक्सर दिमाग में जाके उन्हीं न्यूरोकेमिकल्स पे काम करती हैं जिस पे शराब या वो पर्टिकुलर नशा काम कर रहा था। तो उसको जब धीरे धीरे ओवर नेक्स्ट 2 to 3 to 4 वीक्स पीरियड जब वीन ऑफ किया जाता है तो शरीर छटपटाता नहीं है, शरीर में कॉम्प्लिकेशन होने की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। आप मरीज़ के वाइटल्स बखूबी देखते रहते हैं, उसको जो विटामिन चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए वो देते रहते हैं। तो ये इनिशियल पीरियड होता है जिसे हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद का जो पीरियड होता है वो होता है रिहैबिलिटेशन का पीरियड शुरू, जहाँ पे आप व्यक्ति विशेष को काउंसल करना शुरू करते हैं कि नशा क्या है और नशा क्यों नहीं करना और नशा कैसे नहीं करना। क्योंकि सिर्फ एक एंग्जाइटी के व्यक्ति को अगर आप ये कहेंगे अरे यार एंग्शियस मत हो, तो ये बहुत जजमेंटल और बहुत ही अनएम्पैथेटिक बात है, ये कहना बिल्कुल ठीक है। तो एक सिमिलरली एक नशे से जूझते हुए व्यक्ति को अरे नशा मत करो, दैट्स नॉट इनफ। ही नीड्स टू नो कि कैसे ना करूं और क्यों ना करूं। तो क्यों क्या आंसर दीजिए उसे, और उसे वो डुएबल्स दीजिए कि कैसे ना करूं। तो उस पीरियड में एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, जो कि प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट घर पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को भर्ती ही होने की ज़रूरत है। ऑन द कॉन्ट्री आई वुड से 80% पीपल कैन बी ट्रीटेड आउट पेशेंट, उनको भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। और वो रास्ता पहले अख्तियार करना ज़रूरी है, सो दैट यू हैव डन द चेकलिस्ट मॉरली एंड एथिकली एंड ऑल्सो लीगली, दैट यू हैव ट्राइड ऑल पैरामीटर्स, दे डिड नॉट वर्क। यू हैव एस्टैब्लिश कि व्यक्ति जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कॉन्सिक्वेंस या एक कोमॉर्बिड मेंटल इलनेस में है, जहाँ पे उसका बिहेवियर अपने लिए या किसी के लिए डैमेजिंग हो सकता है। तो वो एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, जो कि ट्रीटमेंट सेंटर है, वहाँ पे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग टेक्निक्स, ग्रुप थेरेपी, योगा, स्पिरिचुअल थेरेपी, और एक एनवायरनमेंट जो आपको डिसिप्लिन भी कर रहा है एंड एट द सेम टाइम आपको हैंड होल्ड भी कर रहा है, इनकरेज भी कर रहा है, आपका हाथ भी पकड़ रहा है। तो इट डज नॉट नीड टू बी प्यूनिटिव, it is not to be a torture center, and unfortunately some of these centers have come up like that because that was deemed to be akin to custodial care। और वो उस custodial care में कौन अथॉरिटी है, कौन, तो इन सब की जवाबदारी बहुत ज़रूरी है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम कहीं पे भी अपने परिवार वाले को अगर एडमिट करा रहे हैं, उससे पहले रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो व्यक्ति, वो जगह लाइसेंस्ड है कि नहीं है, वो व्यक्ति क्वालिफाइड है कि नहीं है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, पूरा अपनी होमवर्क करने के बाद। बिकॉज वंस द ट्रीटमेंट स्टार्ट्स, आपके पास चारा नहीं है अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को ट्रस्ट करने के अलावा, बिकॉज ही इज़ द एक्सपर्ट। और मरीज़ जो है उस ना चाहते हुए भी 5 दिन, बिकॉज मैनिपुलेटिवनेस इज़ अ कोर ट्रेट ऑफ एन एडिक्ट। आई एम सॉरी, आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल व्हेन आई से, बट ये एडिक्शन मैनिपुलेशन कराती है, वो ऐसे फेर बदलाव कराएगी, वो इस तरह का बिहेवियर कराएगी कि किसी तरह उसकी जो एडिक्शन है वो फीड हो। That's what the process is about। तो उस पीरियड में वहाँ पे हम पेशेंट को सपोर्टेड रखें, ट्रीटिंग टीम में हमारा विश्वास हो। एक सेंटर को आप 5 स्टार होटल बना दीजिए, क्या व्यक्ति ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, उसको इलाज ज़रूरी है। बिकॉज अगर ऑन डिमांड, जिसे किंग बेबी सिंड्रोम कहते हैं, एक एडिक्ट किससे जूझता है, एक बच्चा क्या है, जो चीज़ चाहिए उसे मिल जाती है, तो वो किंग बेबी होता है। जब वो बड़ा होता है, वो
अनफॉर्चुनेटली एडिक्ट उस किंग बेबी सिंड्रोम से निकल नहीं पाता। तो अक्सर आप पाएंगे कि वो जो एडिक्ट की ज़िंदगी है वो मी, माई सेल्फ एंड आई के दायरे में घूमती रहती है। वो एम्पथाइज नहीं कर पाता, वो विक्टिम कार्ड ही प्ले करता रहता है। वो कहता है समाज ने मेरे साथ बुरा किया, परिवार ने मेरे साथ बुरा, अब कसर बची थी तो डॉक्टर ने भी बुरा किया, क्योंकि वो सिर्फ दर्द उन लोगों को देता है जो उसे नशे से रोकने की कोशिश करते हैं। तो इस किंग बेबी सिंड्रोम से निकलने के लिए, जैसा मैंने कहा, that need learning how to delay gratification, the need for instant gratification here and now. And अंग्रेजी में अगर मैं कहूँ, the problem with instant gratification is that it is not fast enough, it is not soon enough. तो instant gratification भी मुझे अभी चाहिए। तो आप देखिए वो 3,000 करोड़ की कोकेन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, वो प्लेजर, बट उस प्लेजर की कॉस्ट क्या है भाई? आप रसगुल्ला मंगाइए, मैं 6 खाऊंगा, मुझे मीठा बहुत पसंद है, उसकी कॉस्ट क्या है? 1 महीना अगर खाऊंगा क्या पैसे लगेंगे? तो जितने भी लोग ये पॉडकास्ट अभी देख रहे हैं, थोड़ा पॉज करके अपने लिए एक एक्सरसाइज करें, एक सेल्फ इवैल्यूएशन करें कि आप कहाँ कहाँ पे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को चेज़ करते हो। क्या आप वो लाइक्स के रूप में सोशल मीडिया पे चेज़ करते हो? क्या आप वो शॉपिंग फट से रोज़ करते रहते हो, आपके घर पे रोज़ 50 पैकेट्स आते हैं कि आप वहाँ से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चेज़ कर रहे हो? कहाँ कहाँ पे कर रहे हो? और फिर सब्सटेंस अब्यूज़ और एडिक्शन की बात तो कर ही रहे अगर हैं आप हम। नहीं भी बने हो तो भी कोई भी रिश्ता तभी कामयाब होता है जब आप बाउंड्री सेटिंग करते हो। तो अगर ये चेज कर रहे हो और एडिक्ट नहीं बने हो तो बाउंड्रीज को रीडिफाइन करो ना। इंटरनेट इस्तेमाल करो, बाउंड्री को रीडिफाइन करो। खाना खाओ, एंजॉय करो, बाउंड्री को रीडिफाइन करो। शॉपिंग करो, एंजॉय करो, लेकिन बाउंड्रीज बना। वो बाउंड्री जब तक नहीं होगी तो कोई भी रिश्ता आप देख लीजिए, आज मैरिजेस क्यों टूट रही हैं? बिकॉज बाउंड्रीज खत्म हो रही हैं। दैट बाउंड्री नीड्स टू बी डिफाइंड इन रिलेशनशिप्स, एंड unfortunately the relationship with the substance and the addict becomes very, very pathological and warped. सो डॉक्टर साहब, हमने 2 स्टेजेस की बात करी। पहले आपने कहा डिटॉक्सिफिकेशन है रिकवरी में सबसे पहले, जो दवाइयों द्वारा किया जा सकता है। सेकंड स्टेज आपने कहा रिहैबिलिटेशन है। वो रिहैब आप किसी ट्रीटमेंट सेंटर पर भी हो सकता है, वो आपका खुद का घर भी हो सकता है, जहाँ बेसिकली आपको एक होलिस्टिक इन्वायरमेंट मिले, सपोर्ट मिले, और जो कुछ एक्टिविटीज़ आपने बताई जैसे योगा, स्पिरिचुअलिटी, ग्रुप एक्टिविटीज़, एक किसी फेलोशिप प्रोग्राम में आना जाना आपका, वो सब बना रहे, तो दैट इज़ योर रिहैबिलिटेशन। फिर उसके बाद कौन सी स्टेज आती है? उसके बाद आप फिर मेंटेनेंस में आते हैं, और उस मेंटेनेंस में जो आपने अपनी एजुकेशन ली, जो अंडरस्टैंडिंग ली एडिक्शन के बारे में, उन कॉन्सेप्ट्स को आप रिवाइज करते रहते हैं। विच इज़ वाई पीपल हु आर इन रिकवरी दे विल कीप गोइंग बैक फॉर थेरेपी इवन ईयर्स, और कीप गोइंग बैक टू अ फेलोशिप मीटिंग लाइक AOINA ईयर्स। तो कहते हैं अरे भाई, एंड आई नो पीपल हु बीन सोबर फॉर नाउ 30 years, 35 years, 25 years. Why do they have to go to a meeting? और वो इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है। आप जाइए वहाँ पे, एक डेढ़ घंटे की मीटिंग होती है, जाने का समय, आने का समय, पर वो कहते हैं कि ये मेरी सेफ स्पेस है, ये मुझे एहसास कराती है कि मैं कहाँ पहुँच गया था और कहाँ पहुँच सकता हूँ। जहाँ पे अल्कोहलिक एनोनिमस का जब शुरुआत हुई तो ओहायो में एक्रोन नाम की जगह है अमेरिका में, वहाँ पे आज भी जब सेरेनिटी प्रेयर कहते हैं, वो सेरेनिटी प्रेयर में बोलते हैं, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या? विजडम टू नो द डिफरेंस। कहाँ सर पटकना है और कहाँ बच के निकल जाना है और सर नहीं पटकना। तो एक्रोन ओहायो में आज भी जब मीटिंग होती है, ऐसा मैंने सुना है, उस मीटिंग को मैंने अटेंड नहीं किया, वो नील डाउन करके, आप घुटने पे आके और फिर प्रेयर करते हुए दूसरे का हाथ पकड़ के। उसका अर्थ क्या है? जब आप घुटने पे आ गए तो आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया। और सरेंडर यहाँ मैंने क्यों किया? टू लर्न द प्रोसेस ऑफ एम्पावरिंग माई सेल्फ। When I go to a temple, I go to a gurdwara, I go to a mosque, and I bow down and pray, I start the process of giving all my difficulties to the universal almighty, and then I come back empowered with the process of doing what it takes to start empowering myself. तो ये बहुत ज़रूरी है कि सरेंडर बहुत ज़रूरी। जब तक सरेंडर नहीं होगा, एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, एडमिटेंस नहीं आएगी, और जब तक एडमिटेंस नहीं आएगी, एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, तब तक आप जितना मर्जी मुझे आप 6 महीना इलाज कर लें, 1 महीना इलाज कर लें, मैं इलाज कामयाब होगा ही नहीं। और फिर यहाँ पे
वो जो वेस्टर्न मॉडल है, आई एम सॉरी एंड आई एम नॉट बीइंग डेरोगेटरी व्हेन आई से द वेस्टर्न मॉडल, बट जिस इंडिविजुअलिज्म को वेस्टर्न मॉडल प्रमोट करता है कि पहले अपने आप को देखिए, और हमें ये सिखाया पहले अपने आसपास देखिए तो आप अपने आप तर जाएंगे। जब हमारे शरीर का कोई सेल सेल्फिश हो जाता है तो एक बीमारी पनपती है जिसका नाम कैंसर है, बिकॉज वो सिर्फ अपनी सोचने लगता है और अपने आप को फीड। जब वो दूसरे के बारे में सोचता है, शरीर जो है बिल्कुल सिम्बायोसिस से बिल्कुल फर्स्ट क्लास इक्वल, एंड दैट्स ट्रू फॉर आवर सोसाइटी। इफ आई थिंक ऑफ यू, इफ आई थिंक ऑफ पीपल अराउंड, इफ आई थिंक ऑफ सोसाइटी, आप मेरे पास आए और आपने उम्मीद की कि मैं आपको ईमानदारी से इलाज दूं क्योंकि मैं डॉक्टर हूं। जब मैं आपके पास आया, आप प्लम्बर हैं, आप बिजली बेचते हैं, आप सैनिटरी वर्कर हैं, आप लोहे का काम करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि नहीं, बिजनेस में तो इतना करना पड़ता है, इसके बिना बिजनेस क्यों। जब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो मैं लेने जा रहा हूं मुझे ईमानदारी से मिले, तो मुझे भी वो चीज़ ईमानदारी से देनी है। एंड इफ ऑल ऑफ अस स्टार्ट टू लुक एट द मैन विद इन, देखिए शुरुआत अपने से होगी। और हम सब, जैसा आपने कहा, हम सब उन कमियों के पुतले हैं, हम सब उन ब्लाइंड स्पॉट्स में होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। फिर थैंक यू टू अ ब्यूटीफुल पॉडकास्ट लाइक दिस व्हिच इज ग्रेट लर्निंग फॉर पीपल व्हेन दे आर एबल टू डू द जर्नी विद इन एट नो कॉस्ट। यू नो, वो जर्नी विद इन जब होती है तो आपको वो एहसास होता है कि मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स क्या हैं। आपका लाइफ का एक्सपीरियंस ही बहुत डिफरेंट होता है जब आप द जर्नी विद इन कर लेते हो, खुद को समझ लेते हो, आप जैसे भी हो वैसे क्यों हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना चाहते हो, बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी मिल जाती है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी बार अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बात की, और मैं एक सीरीज़ है जिसका नाम है मॉम, दैट इज़ बेस्ड ऑन अल्कोहलिक फैमिली, जिसमें मदर और डॉटर दोनों अल्कोहलिक्स हैं, बहुत अपनी लाइफ बर्बाद कर चुके हैं, और बहुत ही खूबसूरत सीरीज़ है। मैं इसको 2 बार देख चुकी हूँ। और वो उनका एक ग्रुप है जहाँ पे वो अपनी AA मीटिंग्स, अल्कोहलिक्स एनोनिमस मीटिंग्स के लिए जाते हैं। वो देख के मुझे इतना मन करता है कि मैं वैसे अल्कोहलिक नहीं हूँ, मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी मन करता है कि मैं भी AA मीटिंग में जाऊँ, बिकॉज इतनी ज़्यादा लर्निंग वहाँ पे शेयरिंग से होती है। मुझे लगता है कि आज की डेट में हम लोगों के पास इतनी कम स्पेसेस हैं जहाँ पे आप वल्नरेबल हो सकते हो। और जब आप कोई एक ऐसी स्पेस देखते हो, मैंने तो उस TV शो पर ही देखा है जहाँ पे आपको दिख रहा है कि लोग इतने वल्नरेबल हैं, वो और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि उन्होंने लाइफ में क्या किया, कैसे किया। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर हम एडिक्ट नहीं भी हैं तो भी हम जो भी हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ भी, चाहे हमारे पास थोड़े एंगर इश्यूज़ हैं, चाहे कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, चाहे हम दूसरों को हीन भावना से देखते हैं, जेलसी इश्यूज़ हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, वो सब भी अगर आप वल्नरेबली थोड़ा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, हम ऐसी सेफ स्पेसेस क्रिएट कर पाएँ, तो बहुत वहाँ पे मुझे लगता है अच्छा काम हो सकता है। बहुत सुंदर आपने कहा, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है, इनकी कामयाबी का राज ही ये है कि ये जो तकलीफ है उसकी जड़ पे जाते हैं। दे गिव यू अ ब्लूप्रिंट ऑफ लिविंग लाइफ। जब आपको वो समझ में आ गया कि जीवन को जीने का ब्लूप्रिंट क्या है, तो बाकी तो सनरीज हैं, वो अपने आप डिसिपेट हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो विकार, वो कैरेक्टर डिफेक्ट्स, वो ब्लाइंड स्पॉट्स जब आपने रिकॉग्नाइज करने शुरू करे और वो डिसअपियर होने शुरू हो गए। हम कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ये इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन लोगों के लिए क्रिएट कर पाएँ। मेरा तो बहुत इच्छा है कि मैं कुछ ऐसे कोर्सेज क्रिएट करूं जहां पे बहुत अलग अलग एज ग्रुप्स के लोगों को हम डीपली सिखा सके कि आप अपने अंदर को कैसे पहचान सकते हैं। बिकॉज़ जब आप इसको एक बहुत सुपरफिशियल तरीके से कह देते हैं तो एक सामने वाले व्यक्ति को समझ नहीं आता कि उसको अप्लाई कैसे करूं। आपने कह तो दिया कि वल्नरेबल हो जाऊं, बट मैं हूं कैसे? आपने कह तो दिया कॉन्फिडेंस ऐसे आएगा, लेकिन वो आएगा कैसे? मुझे कैसे एक्सेस पॉइंट मिलेगा? आई रियली वांट टू क्रिएट दोज कोर्सेज फॉर माय कम्युनिटी हियर ऑन द पॉडकास्ट। मैं कोशिश करती हूँ मैं हर कॉमेंट को रिप्लाई करूँ और वहाँ से इंकरेजमेंट मिलूँ और वहाँ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लूँ कि अगर लोग हम पर डिपेंड कर रहे हैं, इस तरह की कॉन्वर्जेशंस को आज अपना समय दे रहे हैं और इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी लाइफ, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो हम उनको क्या एक चाबी दे पाएंगे? वो यहाँ पे इस पॉडकास्ट के थ्रू कोशिश है। आपने बहुत सारी डीप इंसाइट्स दी यहाँ एडिक्शन के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं बहुत टाइम से चाहती थी एक एडिक्शन पर एपिसोड करना, और फाइनली आज हम ये एपिसोड कर रहे हैं। अब हम इस कॉन्वर्जेशन के एंड तक जा रहे हैं। तो हमने एडिक्शन को डीपली समझ लिया, हमने उसकी न्यूरोलॉजी, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी सबको डीप डाइव कर लिया, हमने ट्रीटमेंट को भी समझ लिया, हमने रिकवरी, रिहैब को भी समझ लिया, और क्या रोल है दवाइयों का, क्या रोल है अदर टूल्स एंड प्रैक्टिसेस का। तो एक काफ़ी एनरिचिंग डिस्कशन ये है। नाउ एंड में जाते जाते मैं अपने
सभी गेस्ट के साथ एक सवाल ज़रूर पूछती हूँ, और वो है उनकी सफलता की परिभाषा, देयर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। स्पेशली एज एन एडिक्शन ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट, आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हो? आप सक्सेस को कैसे देखते हो? आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आए होंगे हर तबके से, समाज के हर तबके से. How do you, out of your experience of 27 years of working with addicts, see success? It's a very profound question. I know, I put But- people in spot with this question, but this question, your answer will give us another way to look at success, क्योंकि हम वो एक जो सोसाइटी ने हमें इतने सालों से कंडीशन कर दिया, सक्सेस ऐसी होगी, ऐसी दिखेगी, इतना पैसा होगा, इतना गाड़ी होगा, ऐसा घर होगा, ऐसा वाइफ होगा, ऐसा हस्बैंड होगा, तो हम उसी डेफिनेशन से बियॉन्ड नहीं निकल पा रहे, उसी के चेज में लगे हुए, जैसा कि हम बात भी कर रहे थे. तो क्या मैं अपने हर गेस्ट से इसलिए पूछती हूँ, क्योंकि हर कोई कुछ कुछ अलग अलग अपने अनुभव से बता के जाता है. तो जो इंसान देख रहा है, स्पेशली जो एक इम्प्रेशनेबल यंग माइंड है, अपने 20s 30s 40s में है, जो अभी भी लाइफ में जूझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर एक अलग दृष्टिकोण उनको हम दे पाएँ, एक अलग पर्सपेक्टिव दे पाएँ, तो ये मेरी कोशिश है. मुझे ऐसा लगता है, एंड आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज इट इज़ द राइट पार्लियामेंटेरियन आंसर और अ वेरी फैंसी आंसर, but it is very important to see success as being able to put your passion into what you're doing. एक अंग्रेजी की कहावत है, give me a job that I love to do and I will not have to work a single minute in my life. For the work that I do, a lot of time we have to count on hedonistic pleasures, gratifications. It is not sometimes forthcoming. Like I said, the 30% of the inpatient work that we do has a lot of pain, has a lot of lack of understanding by the families, by the patient, by sometimes your own colleagues, and people have their own opinions about how treatment centers should be and they have a fancied notion of how they can create. And when you get to the grassroots level and you work with these challenges, it is finding that pleasure in pain, and that you can only do when you are willing to put a portion of your soul. You will get a remuneration which is secondary. हमें समाज में रहते हैं, जीविका भी हमें चलानी है, बिल्स भी देने हैं, सारी चीज़ें करनी हैं, लेकिन वो सब करते हो भी आपको वो भाव ज़रूर रखना पड़ेगा कि इसके स्थान पे अगर मेरा परिवार होता तो मैं क्या करता. और अगर वो होगा तो आप देखिए वो चक्र घूम के आएगा, वो आपको दर्द भी देगा ना अगर मरीज, बिकॉज स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्क दैट आई डू, ही विल अंडरस्टैंड दैट इसने मेरा हाथ पकड़ा था जब मुझे ज़रूरत थी. So I don't think I've ever needed to explain myself to anyone or in a conversation because an addict during the journey, treated, partially treated, not treated, even despite treatment, will have their own understanding of what treatment should have been. They will not understand what was done, and they might continue to see what was done with fractured lens that they wear because of the disease. वहाँ भी हमें एम्पथी का भाव नहीं छोड़ना है. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सक्सेस का पैरामीटर ये है कि हम जहाँ भी हैं उस चीज़ को कोशिश करें कि ईमानदारी से करते रहें. तो अगर हम वो करेंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप दे फॉल इन प्लेस. सो आपने पैशन और ऑनेस्टी की बात की, जो कि कहीं ना कहीं पर्पस से कनेक्टेड है, कि आप जो भी कर रहे हैं अगर उसमें आप एक अपना पर्पस देख पाते हैं, अपने सोल का एक हिस्सा देख पाते हैं, तो मतलब आप सक्सेसफुल हैं. तो ये बहुत ही खूबसूरत एक और लेंस आज हमें मिला है सक्सेस को रीडिफाइन करने का. थैंक यू सो मच डॉक्टर रहेजा फॉर गिविंग मी योर टाइम. आपको मैंने बीच में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी किया होगा, कभी मैं अपनी टांग ऊपर रख रही हूँ, कभी सामने रख रही हूँ. मेरा ये फ्रैक्चर जो कि 1 महीना हो गया, काफ़ी हद तक हील हो गया है, लेकिन हाँ अभी भी इसमें थोड़ा दर्द बाकी है. I wish you a speedy recovery. I'm so sorry if I distracted you. No, I've enjoyed this conversation. Thank you very much. Thank you very much for joining me for this conversation, Dr. Raheja. Thank you. I'm really more than sure that this will help so many people out there. और जितने लोग इस कॉन्वर्जेशन को अब तक सुन रहे हैं, एंड तक सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा ही एक एक्सक्लूसिव एपिसोड डिप्रेशन पर करें, जिस पर मैं एक एक्सक्लूसिव एपिसोड करना चाहती हूँ, इन डेप्थ बात करें और हर एंगल से डिप्रेशन को देखें, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आप एक पार्ट 2 चाह रहे हैं या एक डिप्रेशन का एपिसोड चाह रहे हैं. तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं डॉक्टर रहेजा को वापस बुलाऊं या हम कुछ और स्पेशलिस्ट के साथ इस कॉन्वर्जेशन को आगे लेके जाएं. थैंक यू अगेन डॉक्टर रहेजा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. नमस्कार.
हमें डेटा से पता चला है कि 91% लोग जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं या सुन रहे हैं, अभी तक वो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम्स हमें बाकी और लोगों तक जिन्हें इस तरह की कॉन्वर्जेशन की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल द एंड। अगर आज के इस एपिसोड से आपने कुछ सीखा है, आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको कुछ ऐसे इंसाइट्स मिले हैं जो आपको एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं, या अगर आप स्ट्रगल तक नहीं भी पहुंचे हैं लेकिन फिर भी इस कॉन्वर्सेशन ने आपके दिल को छुआ है, तो इस कॉन्वर्सेशन को ज़रूर अपनी लाइफ में अपने किन्हीं ऐसे 2 या 3 लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको इस कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत है। अपने एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आपके अगर कोई सवाल अनआंसर्ड रह गए हैं, जिनके जवाब आपको नहीं मिल पाए हैं, वो भी आप लिखकर पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगली कॉन्वर्सेशन में उन सवालों को उठा सकें। अगर आप चाहते हैं कि हम एक और एपिसोड डॉक्टर रहेजा के साथ करें डिप्रेशन पर, जहां हम बहुत ही डिटेल में डिप्रेशन का साइंस और सोशली किस तरह से स्ट्रक्चर है और किस तरह से उसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं, पूरी डिटेल कॉन्वर्सेशन करें, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। एंड आई विल बी हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार। I'll see you in the next episode.